नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं HTML लेवल 3 को। लेवल 3 के अंदर हम दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे HTML को। तो इस लेवल को हम दो पार्ट्स में समझ रहे होंगे। सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे HTML के अंदर टेबल्स कैसे फॉर्म होती है, कैसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं टेबल्स को। एंड दूसरा हम डिटेल में समझेंगे फॉर्म्स को HTML के अंदर। तो रियल लाइफ के अंदर हमने कई सारी ऐसी वेबसाइट्स, कई सारी ऐसी एप्स, कई सारी एप्लीकेशंस देखी होंगी जहां पर हमें टेबल्स एंड फॉर्म्स दिखे होंगे। आज हम समझने वाले हैं कि अगर हमें खुद अपनी एक वेबसाइट बनानी है और उसके ऊपर हम एक टेबल या एक फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं HTML टेबल्स के साथ। टेबल्स हमने काफी सारी देखी होंगी रियल लाइफ के अंदर, जिसका सबसे बेसिक एग्जांपल है कि स्कूल के अंदर बैठ के हमारी अटेंडेंस होती थी। अब अटेंडेंस के अंदर एक पूरी की पूरी टेबल रजिस्टर के अंदर बनी होती थी टीचर के पास। उस टेबल में क्या होता था, सबसे ऊपर लिखा होता था नेम। तरीके से हो सकता है ये मेरा ऊपर वाला पार्ट है जहां पर नेम हो सकता है अमन, रोल नंबर हो सकता है 24, नेम हो सकता है श्रद्धा, रोल नंबर हो सकता है 86, नेम हो सकता है रजत, रोल नंबर हो सकता है 12, नेम हो सकता है सुधीर, रोल नंबर हो सकता है 10। हालांकि तरीके से हो सकता है ये मेरा ऊपर वाला पार्ट है जहां पर नेम हो सकता है अमन, रोल नंबर हो सकता है 24, नेम हो सकता है श्रद्धा, रोल नंबर हो सकता है 86, नेम हो सकता है रजत, रोल नंबर हो सकता है 12, नेम हो सकता है सुधीर, रोल नंबर हो सकता है 10। हालांकि स्कूल में हमारे जो रोल नंबर्स होते थे वो सीक्वेंस के साथ चलते थे, पर कहते हैं कि मेरा डेटा एक टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है। तो टेबल में जो डेटा होता है दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ टेबल डेटा। HTML के अंदर हम टेबल्स जब बना रहे होंगे तो इसी तरीके से हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करवा रहे होंगे। तो अगर इतने पार्ट को मैं देखूं तो ये मेरे लिए मेरी एक रियलाइज हो चुका है। अब HTML टेबल की जब हम बात करते हैं तो टेबल के डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनको हमें समझना पड़ता है। अगर इस टेबल को और अच्छे से फॉर्मेट किया जाए तो हम अपनी टेबल को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में मेरी टेबल अपीयर करने लग जाएगी। तो इसको मैं कह सकती हूँ अपनी एक टेबल। एंड इसी तरीके की सिमिलर टेबल हम HTML के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब टेबल्स को HTML के अंदर पढ़ने से पहले हमें कुछ कुछ टेबल के नाम है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको समझना पड़ेगा। किसी भी टेबल को समझने के लिए हमें दो एट्रीब्यूट्स को समझना पड़ता है। एक होता है रो, एक होता है हमारे पास कॉलम। अब अगर हम मैथ्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो रोज एंड कॉलम्स के बारे में हमने काफी बार सीखा होगा। कॉमर्स के अंदर भी काफी सारी हम टेबल्स बनाया करते हैं। अब समझ लेते हैं बेसिक से। रो क्या होती है, किसी भी डेटा को अगर हम इस सीधी लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में एनालाइज करें तो ये मेरी रो 1 है, ये मेरी रो 2 है, इस डेटा को रो 3 में लिखा गया है, इस डेटा को रो 4 में लिखा गया है, इस डेटा को रो 5 में लिखा गया है। रो यानी हॉरिजॉन्टली जब हम डेटा की एक लाइन देखते हैं तो उसको हम रो कह देते हैं। एंड उसी तरीके से कॉलम यानी जब हम वर्टिकली डेटा की एक लाइन देखते हैं, यानी ये मेरा कॉलम 1 है एंड ये मेरा कॉलम 2 है। तो टेबल का जितना भी डेटा होता है वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डिवाइडेड होता है। मैं किसी भी डेटा को इस तरीके से कह सकती हूँ कि ये मेरी सिंगल रो के अंदर डेटा आता है, या ये वाला डेटा मेरे एक सिंगल कॉलम के अंदर आता है। अब जो मेरी रोज एंड कॉलम्स होती है उसमें जो मेन रो होती है, यानी जिसके अंदर एक तरीके से हम हेडिंग लिख रहे होते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये मेरी टेबल का हेडर है। हेडर यानी, हेडर को हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि HTML के अंदर क्या होता है। हेडर यानी मेन जो पार्ट होता है या जो हेडिंग बताता है, मेन कंटेंट के बारे में बताता है पार्ट सेक्शन HTML पेजेस पर, उसको हम हेडर कह देते हैं। उसी तरीके से टेबल के जो मेन कंटेंट के बारे में पार्ट हमें बताता है उसको हम किसी भी टेबल का हेडर कह देते हैं। अब टेबल्स के अंदर बहुत यूनिक चीज़ है कि सिर्फ हेडर यहाँ पर नहीं हो सकता, हम चाहें तो बीच वाली किसी रैंडम रो को भी अपना हेडर बना सकते हैं। बाकी लॉजिकली 99% प्रैक्टिकल केसेस में हम ऐसा नहीं करते, और 99% प्रैक्टिकल केसेस में हम ऐसा नहीं करते, और जितना भी डेटा हम दिखा रहे होते हैं वो नॉर्मल रियल लाइफ टेबल जैसा ही दिखता है। तो जब भी टेबल्स की हम बात करें हमें दो चीजें याद रखनी है कि टेबल कॉम्बिनेशन होता है रोज का एंड कॉलम्स का। रोज होती हैं हमारी हॉरिजॉन्टल की तरफ, कॉलम्स होते हैं हमारे वर्टिकल की तरफ। अब बात करते हैं अगर किसी भी टेबल को मुझे HTML के अंदर रिक्रिएट करना होगा तो उसके लिए हम क्या सिंटैक्स यूज करेंगे। इस तरीके का कुछ सिंटैक्स होता है किसी भी टेबल को HTML के अंदर क्रिएट करने के लिए, जिसकी शुरुआत होती है एक टेबल टैग के साथ। जैसे ही मैं एक टेबल टैग अपने कोड के अंदर लिख दूंगी वैसे ही मेरे पास एक टेबल की क्रिएशन की शुरुआत हो जाएगी, पर टेबल क्रिएट नहीं होगी। जैसे अगर मैं अपने HTML डॉक्यूमेंट को खोलूं एंड यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक classroom.html नाम की फाइल बनाई हुई है जिसके अंदर बॉयलर प्लेट कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। टाइटल मैंने इसका रखा है HTML लेवल 3। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो बाय डिफॉल्ट वैसी की वैसी हैं। मैं क्या करने वाली हूँ, बॉडी के अंदर यहाँ पर एक टेबल नाम का टैग लिखने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैंने टेबल को क्रिएट कर लिया, इसको सेव किया तो दोनों सेम लाइन पर आ गए क्योंकि टेबल अभी खाली है। एंड इसी classroom.html को
मैं खोलने वाली हूँ। तो इस तरीके से अभी जो मेरा पेज बना है वो कंप्लीटली एम्प्टी है। तो इससे समझ आया कि सिर्फ टेबल लिख देने से एक टेबल क्रिएट नहीं होती। HTML के अंदर टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल के अंदर कुछ एक्चुअल डेटा भी होना चाहिए, क्योंकि एम्प्टी टेबल कुछ भी नहीं होता। तो बात करते हैं कि HTML टेबल्स के अंदर डेटा हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। हमारी जो टेबल दिखने वाली है वो कुछ ऐसी सी दिखेगी, जिसके अंदर क्या है, ऊपर मैंने एक टेबल में टाइटल दे दिया है। इसको या तो हम टेबल का टाइटल कह सकते हैं, वरना HTML के अंदर इसको हम कैप्शन भी कहते हैं। कैप्शन वर्ड हमने पहले बहुत बार देखा होगा, जब हम इंस्टाग्राम के ऊपर फोटोज पोस्ट करते हैं, फेसबुक के ऊपर फोटोज वीडियोस पोस्ट करते हैं, तो हमेशा फोटो के साथ एक टेक्स्ट जाता है जो डिस्क्राइब करता है कि इस फोटो के अंदर चल क्या रहा है। उसको आम भाषा में कैप्शन कहा जाता है कि वो उस फोटो का कैप्शन है। वैसे ही टेबल्स का भी कैप्शन होता है। टेबल का कैप्शन ये बताता है कि टेबल के अंदर किस तरीके का डेटा है। जैसे इस टेबल के अंदर मैंने आइटम और प्राइस का डेटा लिखा हुआ है। इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से एक मेन्यू है, जिसमें फ्रूटी का प्राइस 10 रुपए, समोसे का प्राइस 12 रुपए, चिप्स का प्राइस 20 रुपए, और ये मेरा बन गया एक फूड मेन्यू। सिमिलरली जो टेबल मैंने पहले बनाई थी, इसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट डेटा। तो इस टेबल का जो कैप्शन हो सकता था वो हो सकता था स्टूडेंट डेटा। तो सबसे पहली चीज जो हम किसी भी टेबल के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं वो उसका कैप्शन है कि इस टेबल के अंदर किस तरीके का कंटेंट आएगा। कैप्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम कैप्शन टैग को लिख रहे होते हैं। कैप्शन टैग के अंदर जो भी चीज हम लिखते हैं वो एक तरीके से मेरी टेबल का कैप्शन बन जाता है। जैसे अपने HTML फाइल में सेम टेबल क्रिएट करने के लिए मैं लिख सकती हूँ कैप्शन, एंड उसके अंदर हम लिख रहे होंगे कैप्शन, एंड उसके अंदर हम लिख रहे होंगे फूड मेन्यू। तो मैं खाने का मेन्यू बनाने वाली हूँ, जो यूजुअली रेस्टोरेंट्स के अंदर, कैंटीन के अंदर बैठकर हमें मेन्यू दिया जाता है। उसी सेम मेन्यू को हम एक वेब पेज के ऊपर विजुअलाइज करके देखने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ टैग्स आते हैं। पहला मुझे ये TR टैग दिख रहा है, फिर मुझे ये TH टैग दिख रहा है। इसके अंदर कुछ हेडर 1, हेडर 2, डेटा 1, डेटा 2, एक TD टैग है। अलग अलग मुझे अंदर टैग्स दिख रहे हैं। तो जितना भी डेटा दिखाई देता है एक टेबल के अंदर, फिर चाहे वो हेडर का डेटा हो गया हो या नॉर्मल टेक्स्ट का डेटा। हेडर का डेटा यानी जो हेडिंग होती है, जैसे यहाँ पर ये जो ब्लैक के अंदर व्हाइट टेक्स्ट हाईलाइटेड है, ये एक तरीके से मेरा हेडर का डेटा है, क्योंकि हाईलाइटेड पार्ट है मेरी पूरी टेबल का। एंड ये जो नॉर्मल तरीके से लिखा हुआ है, ये सारा मेरा नॉर्मल टेबल डेटा है। तो अलग अलग तरीके के डेटा को हम अलग अलग टैग्स की फॉर्म में विजुअलाइज करते हैं एक टेबल के अंदर। तो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 डिफरेंट टाइप्स के टैग्स पढ़ते हैं HTML में। इनमें से सबसे पहला होता है मेरा TR टैग। TR टैग का काम होता है टेबल के अंदर रोज को क्रिएट करना। यानी अगर मैंने इस तरीके की टेबल बनाई हुई है, तो इसमें ये मेरी रो 1 है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये मेरी रो 2 है, ये मेरी रो 3 है, एंड ये मेरी रो 4 है। तो इस रो को क्रिएट करने के लिए मैं एक TR टैग को यूज करूंगी, इस रो को क्रिएट करने के लिए एक TR टैग, इस रो को क्रिएट करने के लिए। एंड सिमिलरली एक टेबल के अंदर जितनी भी रोज होंगी, हर एक इंडिविजुअल रो के लिए मुझे एक TR टैग को लिखना पड़ेगा। TR टैग के अंदर जितना भी कंटेंट होगा, वो सारा का सारा कंटेंट एक पर्टिकुलर रो के कंटेंट को दिखाएगा। जैसे यहाँ पर मुझे अगर इस टेबल को बनाना है, तो मुझे 4 TR टैग्स यूज करने पड़ेंगे। तो एक बार 4 TR टैग्स यूज करने पड़ेंगे। तो एक बार 4 TR टैग्स को क्या करते हैं, अपनी टेबल के अंदर क्रिएट करते हैं। ये मेरा फर्स्ट टैग हो गया, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो 4 रोज को क्रिएट करने के लिए 4 TR टैग्स को मैंने यूज किया है। सेकंड तरीके का टैग जिसको हम स्टडी करते हैं वो है मेरा TD टैग। TD टैग क्या दिखाता है? इस टैग का काम होता है टेबल के डेटा को डिस्प्ले कराना, और जैसे TD होता है वैसे ही मेरा TH टैग होता है, जिसका काम होता है टेबल के हेडर को डिस्प्ले कराना। इसको एक तरीके से हम फुल फॉर्म में याद भी कर सकते हैं। T तो सारे टैग्स के अंदर कॉमन है, R स्टैंड्स फॉर रो, D स्टैंड्स फॉर डेटा, एंड H स्टैंड्स फॉर हेडर। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि जब डेटा को डिस्प्ले कराना है तो TD टैग है, जब रो बनानी है तो TR टैग है, जब हेडर दिखाना है तो TH टैग है। तो अगर मैं अपनी इस टेबल को एनालाइज करूं, तो यहाँ पर ये वाली जो सबसे ऊपर वाली रो है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हेडर है। तो यहाँ पर मैं TH टैग यूज करूंगी। TR टैग के अंदर रो तो मैंने बना ली, पर रो के अंदर किस तरीके का डेटा आना चाहिए वो मेरा TH टैग बताएगा। ये मेरा नॉर्मल डेटा है, तो यहाँ मेरा TD टैग आएगा, इसके अंदर भी TD टैग आएगा, इसके अंदर भी TD टैग आएगा। तो एक तरीके से हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मैंने एक रो क्रिएट की तो उसके लिए मैं TR टैग यूज करूंगी। तो यहां ये मैंने TR टैग लिख दिया, पर रो के अंदर हेडर आएगा तो उसके लिए एक TH टैग आएगा कुछ इस तरीके से। पर रो के अंदर अगर मैं नॉर्मल डेटा डिस्प्ले कराना चाहती हूं तो उसके लिए मुझे एक रो बनानी पड़ेगी लाइक दिस, एंड उसके अंदर हम क्रिएट करेंगे एक TD टैग को।
तो इस तरीके से मैं एक रो बनाऊंगी नॉर्मल डेटा के साथ एंड इस तरीके से हम एक रो बना रहे होंगे एक हेडर डेटा के साथ। सेम चीज हमने पहले वाले सिंटैक्स में देखी कि यहाँ पर मैंने रो तो क्रिएट की, पर रो के अंदर फर्स्ट रो जो क्रिएट हुई है उसके अंदर मैं 2 हेडर्स देने वाली हूँ। तो हेडर्स के लिए मैंने ts टैग को यूज किया, उसमें मैं हेडर 1 लिखूंगी। इस टेबल के लिए हेडर 1 क्या होने वाला है, इस टेबल के लिए हेडर 1 हो जाएगा मेरे पास आइटम। इस टेबल के लिए हेडर में सेकंड चीज क्या होने वाली है, हेडर में सेकंड चीज हो जाएगी मेरे पास प्राइस। तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ प्राइस। तो ये मेरी फर्स्ट रो खत्म हो गई जिसमें पहले आ गया आइटम, उसके बाद आ गया प्राइस। उसके बाद मैं सेकंड रो क्रिएट करूंगी। सेकंड रो के अंदर क्योंकि मुझे नॉर्मल डेटा को डिस्प्ले कराना है तो मैं टीडी टैग का यूज करूंगी। ये जो टीडी एंड टीएच टैग्स हैं इनके अंदर सिंगल जो आइटम है वो डिस्प्ले होगा। सिंगल आइटम डिस्प्ले होने का मतलब है कि ये सिंगल सेल है। सिंगल सेल यानी सिर्फ इतना पार्ट जो एक रो एंड एक कॉलम लेता है, इतना पार्ट जो एक रो एंड एक कॉलम लेता है उसको हम सेल कह देते हैं टेबल के अंदर। तो पहले सेल को डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पर डेटा 1 लिखूंगी विच कुड बी फ्रूटी, एंड दूसरे सेल को डिस्प्ले कराने के लिए मतलब इस सेल को डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पर मैं काट कर लिख सकती हूँ अपना डेटा 2 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 10। तो अब क्या करने वाले, इस टेबल को हम एक बार रिक्रिएट करते हैं अपने HTML कोड के अंदर। मैंने 4 TR टैग्स को यूज किया था 4 रोज को डिस्प्ले कराने के लिए। अब फर्स्ट रो की बात करें तो फर्स्ट रो में मेरे पास हेडर टैग है, तो 2 हेडर आइटम्स है मेरे पास, एक हेडिंग है आइटम, एक हेडिंग है प्राइस। तो TR टैग के अंदर सबसे पहले मैं TH टैग बनाऊंगी और इसके अंदर मैं लिखूंगी आइटम एंड सेकंड जो हेडिंग होगी मेरे पास दैट विल बी इक्वल टू प्राइस। इसको कैपिटल P कर लेते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट रो बन गई। अब बात करते हैं अपनी सेकंड रो की। सेकंड रो के अंदर पहला डेटा जिसको मुझे डिस्प्ले कराना है वो है फ्रूटी, सेकंड डेटा जिसको मुझे डिस्प्ले कराना है 10। क्या ये हेडर टाइप का डेटा, ये हेडर टाइप का डेटा नहीं, ये नॉर्मल डेटा सेल है। तो इसके लिए मैं TD टैग का यूज करूंगी। TD यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ फ्रूटी एंड सेकेंड लाइन में भी TD टैग में हम लिखने वाले हैं 10। सिमिलरली ये सेम चीज़ें अगली रो में भी रेप्लिकेट हो जाएंगी, अगली रो में भी रेप्लिकेट हो जाएंगी। तो ये क्या फॉर्मेट हुआ, मैंने TR टैग्स को यूज़ किया रो क्रिएट करने के लिए, उसके अंदर हेडर डिस्प्ले करा दिए। फिर से TR टैग को यूज़ किया रो डिस्प्ले करने के लिए, उसके अंदर मैंने डेटा को डिस्प्ले करा दिया। एक बार इसको सेव करते हैं और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करने वाली हूँ अपने पेज को, तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। अभी ये वैसी टेबल नहीं बनी है जैसी हम बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सबसे मेन चीज़ एक बॉर्डर मिसिंग है, मतलब कोई लाइंस नहीं दिख रही हैं इस टेबल के अंदर। तो अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, उन लाइंस को हम इग्नोर करने वाले हैं। अभी के लिए सिर्फ डेटा पर ध्यान देते हैं। डेटा पर जब हम ध्यान देंगे तो मुझे पता चलेगा आइटम एंड प्राइस ये बोल्ड में हो गया है, मतलब नॉर्मल जो सारी चीज़ें डिस्प्लेड हैं ये नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्म में डिस्प्लेड हैं, पर जो मेरा हेडर मैंने बनाया था आइटम एंड प्राइस ये एक तरीके से बोल्ड में डिस्प्ले होता है। तो टेबल्स के जितने भी हेडर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट बोल्ड होते हैं। हम चाहें तो कोई भी स्टाइलिंग CSS में जाकर चेंज कर सकते हैं, पर CSS को अभी हमने पढ़ा नहीं है तो हम बेसिक रॉ HTML को यूज़ कर रहे होंगे। नीचे का जो डेटा है वो हमें नॉर्मली दिखाई देता है और मेरे जो टेबल का कैप्शन था विच वॉज फूड मेन्यू वो मुझे इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पर सारी रोज में फ्रूटी 10 लिखा हुआ है, तो अपने आइटम्स को चेंज कर देते हैं। पहली रो में तो फ्रूटी 10 है, सेकंड रो के अंदर हम लिखने वाले हैं समोसा एंड ₹12। थर्ड रो के अंदर हम लिखने वाले हैं चिप्स एंड ₹20। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरा डेटा मुझे दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ कर सकती हूँ, यानी अपने कोड में जाकर ये जो मेरी टेबल है इसके अंदर मैं लिखूंगी बॉर्डर इज इक्वल टू ब्लैक और इसको एक बार सेव करके अगर मैं रिफ्रेश करूं तो मुझे दिखेगा मेरे पास एक बॉर्डर पूरा का पूरा क्रिएट हो गया है। अब ये जो बॉर्डर चीज़ मैंने ऐड की है इससे क्या हुआ, मेरी टेबल के लिए मेरे पास एक बॉर्डर क्रिएट हो गया। ये एक थोड़ा सा हैक होता है, HTML के अंदर ही CSS लिखने का एक तरीका होता है। तो जो बॉर्डर मैंने क्रिएट किया है ये एक्चुअली CSS का पार्ट है और इस तरीके से टेबल का बॉर्डर क्रिएट करना एक अच्छा आइडिया नहीं है। बट सिर्फ क्लैरिटी के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब टेबल कंप्लीटली तैयार होती है तो उसके अंदर बॉर्डर भी होता है। पर क्योंकि अभी के लिए हमने CSS नहीं सीखा तो बॉर्डर और जितनी भी स्टाइलिंग है टेबल से रिलेटेड उसको हम CSS के टाइम पर सीख रहे होंगे। तो अभी के लिए जो पूरा बॉर्डर होता है टेबल का इसको हम कंप्लीटली इग्नोर कर रहे होंगे। उतनी सुंदर टेबल्स हमें नहीं दिख रही होंगी, बस हम टेबल की फंक्शनैलिटी को समझ रहे होंगे। तो इसको दोबारा कर लेते हैं रिफ्रेश, तो मेरा बॉर्डर गायब हो गया एंड इस तरीके की एक टेबल मैंने क्रिएट कर दिया है जिसके साथ हमने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट चीज जिसको हम समझने वाले हैं वो है टेबल के अंदर सिमेंटिक्स, यानी टेबल के अंदर हम हेडर, फुटर, बॉडी इस तरीके से अपने डेटा को ऑर्गेनाइज भी रख सकते हैं। इसके लिए हम 3 टैग्स का यूज करते हैं। सबसे पहला टैग होता है मेरा टी हेड। इसको भी हम इसी तरीके से देख सकते हैं कि टेबल के जितने भी टैग्स हैं वो T से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर मुझे हेडर
पता करना है अपनी टेबल का, तो उसको मैं टी हेड के अंदर लिखती हूँ। तो दिस इज यूज टू रैप द टेबल हेडर। उसके अलावा मेरे पास एक टी बॉडी टैग होता है जिसके अंदर टेबल की बॉडी को हम रैप कर रहे होते हैं, एंड एक तीसरा टैग होता है टी फुट, जिसको टेबल के फुटर को रैप करने के लिए यूज किया जाता है। तो अभी वाली जो मेरी टेबल है इसके अंदर क्या है, मुझे पता है ये मेरा जो फूड मेन्यू के अंदर आइटम एंड प्राइस है, ये तो मेरा हेडर है। तो ये जो रो है सिंगल रो, इसको हम टी हेड के अंदर रैप कर सकते हैं। मैं लिख सकती हूँ टी हेड, एंड इस तरीके से ये वाली जो पूरी रो है ये मेरे हेडर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। हम चाहते तो हमारी टेबल के अंदर कुछ कुछ टेबल्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर 2 रोज हमारी हेडर का पार्ट होती हैं, तो उस केस में हम 2 टीआर टैग्स को हेडर के अंदर डाल रहे होंगे, बट अभी के लिए सिर्फ एक ही रो हेडर का पार्ट है, एंड बाकी सारी जो ये टेबल है, ये सारी जो टेबल है ये बॉडी का पार्ट है। इस टेबल के अंदर कोई फुटर नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, लिखने वाली हूँ टी बॉडी, एंड इस तरीके से पूरा का पूरा जो टेबल का डेटा है उसको हम रैप करवा देंगे इस टैग के अंदर। तो टी बॉडी के अंदर पूरा का पूरा बॉडी का डेटा आ गया, एंड यहाँ पर मेरे हेडर का डेटा आ गया। इनफैक्ट यहाँ पर मैं कमेंट भी कर सकती हूँ, टेबल हेडर, एंड यहाँ पर आ गया मेरा टेबल बॉडी। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। टेबल वैसी की वैसी दिखेगी, बट इंटरनली हमें पता है कि हमने सिमेंटिक्स को ऐड कर दिया है। टेबल हेड को डिटेक्ट कर लिया जाएगा एंड टेबल बॉडी को डिटेक्ट कर लिया जाएगा। अब टेबल फुटर इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होता। कहाँ पर यूज़ होता है, जब हमारे पास सम टाइप की टेबल्स होती हैं। सम टाइप की टेबल्स यानी जब मेरे पास कुछ ऐसा डेटा हो कि यहाँ पर मेरे पास प्राइस हो, यहाँ पर मेरे पास आइटम लिखे हुए हैं, ये मेरा हेडर बन गया है, एंड इस तरीके की मेरे पास टेबल है। इस तरीके की टेबल में जब मेरे पास आइटम ए है जिसका प्राइस 10 है, आइटम बी है जिसका प्राइस 20, आइटम सी है जिसका प्राइस 30 है, एंड लास्ट में मैं क्या कर रही हूँ, इसको मान लेते हैं मैंने खाली छोड़ दिया, एंड यहाँ पे या फिर खाली छोड़ने की बजाय यहाँ पर मैंने लिख दिया सम, और सम में इन सब का सम मैं कैलकुलेट करके नीचे लिख रही हूँ विच इज़ इक्वल टू 60। तो यहाँ पर मैं चाहूँगी कि इसको तो एज हेडर डिटेक्ट किया जाए टेबल के अंदर। ये जो है मेरा मेन बॉडी पार्ट है टेबल का, एंड ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये एक तरीके से मेरे टेबल का फुटर है। तो जैसे सम हो गया या कुछ कुछ एवरेज हम कर सकते हैं, या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरीके का टोटल एवरेज, जब पूरे के पूरे डेटा को समराइज करते हुए लास्ट में हम एक मेन रो क्रिएट करते हैं या सेट ऑफ रोज क्रिएट करते हैं, वहाँ पर हम फुटर को यूज़ कर रहे होते हैं, पर इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होता। मोस्टली जब हम टेबल्स को क्रिएट करेंगे तो हम हेडर एंड बॉडी को सबसे ज़्यादा देख रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टेबल्स के अंदर 2 स्पेशल एट्रीब्यूट्स की। एक का नाम है कॉल स्पैन, एक का नाम है रो स्पैन। अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता है तो ये है कॉलम स्पैन एंड रो स्पैन। स्पैन का जब हम यहाँ पर मतलब समझ रहे हैं तो स्पैन का मतलब हमें ये देखना है कि स्पैन यानी कितना एरिया घेरा जाता है, यानी एक सेल कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है एक टेबल के अंदर। यूजुअली जब मैं कोई नॉर्मल सी टेबल क्रिएट करती हूँ, जैसे हम इस टेबल की बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक सेल की अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकती हूं कि ये एक रो ऑक्यूपाई कर रहा है और एक कॉलम ऑक्यूपाई कर रहा है। यानी अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये कितनी कॉलम्स में आता है, फ्रूटी वाला सेल ये एक कॉलम में आता है। इस तरीके से देखा जाए कि ये कितने रोज में आता है, फ्रूटी वाला सेल ये एक ही रो के अंदर आता है। अगर मैं आइटम की बात करूं तो ये भी एक रो ऑक्यूपाई कर रहा है और एक कॉलम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जब भी हम टेबल्स के अंदर डेटा को लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट कोई भी सेल कितना स्पैन लेता है यानी कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, वो एक रो एंड एक कॉलम के बराबर एरिया ऑक्यूपाई करता है। पर कभी कभी मुझे ऐसी टेबल्स क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है जिसमें एक पर्टिकुलर सेल जो है वो मल्टीपल कॉलम्स या मल्टीपल रोज तक स्पैन करे यानी एरिया घेरे, तो उस केस में हम इन दोनों एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं इस टेबल का एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो फ्रूटी वाला सेल है वो एक कॉलम एंड एक रो ऑक्यूपाई कर रहा है। मेरा जो 10 वाला सेल है ये भी एक रो एंड एक कॉलम ऑक्यूपाई कर रहा है। बट अगर मैं इस प्राइस वाले सेल को देखूँ तो प्राइस वाला सेल रो वाइज अगर देखा जाए तो एक ही रो में आता है, बट कॉलम वाइज देखा जाए तो प्राइस के अंदर इंटरनली अपने 2 कॉलम्स बन रहे हैं। ये एक कॉलम है, ये मेरा दूसरा कॉलम है। तो प्राइस एक तरीके से 2 कॉलम्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अगर मैं प्राइस वाले सेल की बात करूं तो ये क्या कर रहा है, एक रो को ऑक्यूपाई कर रहा है एंड 2
कॉलम्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। उसी तरीके से अगर मैं इस आइटम वाले सेल की बात करूं, आइटम वाला सेल कॉलम्स कितने ऑक्यूपाई कर रहा है? कॉलम तो ये एक ही ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब वर्टिकल लाइन में एक ही सिंगल लाइन है जो इसके सारे डेटा टेबल के अक्रॉस निकल सकती है। बट अगर रोज की बात करूं तो रो में मुझे 2 लाइंस खींचनी पड़ेगी सारे के सारे डेटा को कवर करने के लिए, मतलब पूरी सेल को कवर करने के लिए। तो आइटम एक तरीके से 2 रोज को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो एक बार इसको भी लिख लेते हैं कि जो मेरा आइटम वाला सेल है उसमें मेरे पास 2 रोज ऑक्यूपाई हो रही है एंड एक कॉलम ऑक्यूपाई हो रहा है। तो जहां पर भी एक कॉलम है एक रो है, इसके लिए तो मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक सेल एक रो एक कॉलम लेगा ही लेगा। बट अगर मुझे इससे ज्यादा रोज एंड कॉलम्स उसको देने हैं, जैसे यहाँ पर प्राइस को अगर मुझे 2 कॉलम्स देने हैं, तो मैं कॉल स्पैन एक एट्रीब्यूट है जिसको यूज कर रही हूँ, जिसकी वैल्यू को मैं कर दूंगी 2। बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू हमेशा 1 रहती है, पर कॉल स्पैन लिखकर जब भी मैं इस प्राइस वाले हेडर को क्रिएट करूंगी, यानी मैं इस तरीके से जब लिखूंगी TH एंड उसके अंदर मैं डिस्प्ले कराने वाली हूं प्राइस को, तो TH के अंदर मुझे एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा विच इज इक्वल टू कॉल स्पैन। यहां पर मैं लिखूंगी कॉल स्पैन इक्वल टू 2। तो इस तरीके से प्राइस जो है वो बाय डिफॉल्ट एक रो लेगा, पर कॉलम कितने लेगा? कॉलम 2 के बराबर लेगा। तो तब जाकर वो 2 कॉलम्स के अक्रॉस स्प्रेड हो जाएगा। उसी तरीके से आइटम की अगर मुझे बात करनी है, तो आइटम को जब मैं लिखूंगी तो मैं लिखूंगी TH एंड इसके लिए मैं अपने रो स्पैन की वैल्यू को करने वाली हूँ 2 के बराबर एंड यहाँ पर हम लिख देंगे आइटम TH। तो इस तरीके से जब मैं आइटम को लिखूंगी तो ये इतना साइज में बड़ा होगा एंड प्राइस को लिखेंगे तो ये इतना साइज में बड़ा होगा। तो अगर समराइज किया जाए तो कॉलम स्पैन एंड रो स्पैन वो एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी हेल्प से हम ऐसे सेल क्रिएट करते हैं जो मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स को घेरते हैं या उनको स्पैन करते हैं। तो इन एट्रीब्यूट्स की हेल्प से अब हम इस टेबल को थोड़ा सा रिक्रिएट करने वाले हैं। रिक्रिएट करने के लिए एक बार समझते हैं कि इस टेबल के अंदर चल क्या रहा है। सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये यहाँ पर फिक्स हो गया कि ये मेरे टेबल का कैप्शन है। कैप्शन है फूड मेन्यू। अब टेबल के अंदर क्या चेंज हो गया है? पहले आइटम्स जैसे लिखे थे वैसे ही आइटम्स लिखे हैं, बट इस बार प्राइस सिर्फ रुपीज़ में नहीं है। यहाँ पर प्राइस रुपीज़ में है, यानी इंडियन रुपी INR, और यहाँ पर प्राइस US डॉलर्स में है। तो ये USD मैंने इसका टाइटल दे दिया है, ये इसका INR टाइटल दे दिया है। तो सेम आइटम को अगर आप चाहे तो इंडियन रुपी में भी खरीद सकते हैं, चाहे तो US डॉलर में भी खरीद सकते हैं। इस टेबल को हम रिक्रिएट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर हेडर क्या है। हेडर एंड मेन बॉडी को सेपरेट कर लेते हैं। मेरी टेबल के अंदर ये मेरा हेडर है एंड ये मेरी मेन बॉडी है। अब इसके अंदर रो वाइज अगर बात करें तो मुझे पता है कि ये मेरी एक रो है एंड ये मेरी दूसरी रो है। तो हेडर के अंदर मुझे पता है कि मुझे 2 रोज को क्रिएट करना होता है। कौन से टैग की हेल्प से करेंगे हम? TR टैग की हेल्प से। अगर मेन बॉडी की बात करें तो मेन बॉडी काफी सिंपल सी हमें दिख रही है, बट इस बार एक चेंज है छोटा सा कि एक रो के अंदर पहले क्या होता था, 2 हम डेटा सेल्स क्रिएट करते थे, यानी 2 हम कॉलम्स को क्रिएट करते थे। इस बार हर रो के अंदर 3 कॉलम्स को हम क्रिएट कर रहे होंगे। तो ये काफी सिंपल होने वाला है। इसको हम रो वाइज क्रिएट कर देंगे, जिसके अंदर बाहर मेरा TR टैग होगा एंड अंदर की तरफ मेरा TD टैग होगा। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले नॉर्मली इजी पार्ट कर लेते हैं, यानी अपना कैप्शन क्रिएट करते हैं पहले एंड इसकी बॉडी को क्रिएट करते हैं। एंड हेडर को अभी के लिए हम नहीं टच कर रहे होंगे। तो मैं क्या करूंगी, एक नई टेबल मैं क्रिएट करने वाली हूं। टेबल का सबसे पहले कैप्शन लिख लेते हैं। कैप्शन इज गोइंग टू बी फूड मेन्यू। ऊपर वाली जो टेबल है इसको हम कर देते हैं, थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इस टेबल को हम दोबारा रिक्रिएट ही करने वाले हैं। सबसे पहले मुझे पता है कि मुझे अपनी टेबल का हेडर क्रिएट करना है, तो उसको अभी के लिए हम खाली छोड़ेंगे एंड मुझे अपनी टेबल की बॉडी क्रिएट करनी है। बॉडी क्रिएट करने के लिए मुझे 3 रोज को क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये मेरी फर्स्ट रो हो गई। अब फर्स्ट रो के अंदर मुझे 3 सेल्स को क्रिएट करना है, तो 3 तरीके का डेटा मैं डिस्प्ले कराऊंगी। सबसे पहले मैं डिस्प्ले कराने वाली हूँ फ्रूटी। उसके बाद सेकंड नंबर पर हम डिस्प्ले कराने वाले हैं उसका इंडियन रुपी में प्राइस विच इज़ इक्वल टू 10 एंड उसके बाद हम डिस्प्ले कराने वाले हैं उसका US डॉलर्स में प्राइस विच इज़ इक्वल टू 0.14। तो ये मैंने एक रो को क्रिएट कर दिया। इसी सिमिलर तरीके से मैं 2 और रोज क्रिएट करूंगी। अपने आइटम को चेंज कर लेते हैं। समोसा 12 रुपीज़ 0.17। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास चिप्स 20 रुपीज़ 0.28। इसको कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पर मैंने किया रिफ्रेश, तो फूड मेन्यू ऊपर आ गया एंड मेरी टेबल का पूरा डेटा मेरे पास आ गया। अब बाकी काम है हेडर को क्रिएट करने का। हेडर को क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए, सिर्फ समझने के लिए, अभी के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, बॉर्डर को मैं डिस्प्ले कराने वाली हूँ
ताकि हमें समझ में आए कि चीज़ें चल क्या रही हैं टेबल के अंदर। इस तरीके की टेबल अभी मेरे पास क्रिएट हुई है जिसमें 3 कॉलम्स हैं एक सिंगल रो के अंदर। अब हेडर को क्रिएट करते हैं। हेडर को क्रिएट करने के लिए मैंने पहले ही समझ लिया था कि मुझे 2 रोज को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले अपनी फर्स्ट रो क्रिएट कर लेते हैं ये टीआर टैग से, एंड फिर मैंने क्रिएट की है अपनी सेकंड रो। तो 2 टीआर टैग्स को मैंने यूज कर लिया। अब फर्स्ट रो के अंदर कौन कौन से आइटम आ रहे हैं वो मुझे देखना है। ये सारी चीजें हम हटा देते हैं टेबल से। फर्स्ट रो के अंदर मैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचकर देख सकती हूँ कि एक तो आइटम आ रहा है फर्स्ट रो में, एक मेरे पास प्राइस आ रहा है फर्स्ट रो में। तो 2 हेडर टैग की हेल्प से चीजें मैं लिखने वाली हूँ। एक होगा मेरा आइटम, एक होगा मेरा प्राइस। तो यहां पर मैं लिखूंगी फर्स्ट रो के अंदर पहला मेरा हेडर टैग जिसके अंदर आएगा आइटम, एंड उसके बाद सेकंड टैग जिसके अंदर आएगा मेरा प्राइस। पर एक चीज़ है जो हम पहले ही कॉल स्पैन एंड रो स्पैन की हेल्प से समझ चुके हैं, वो ये चीज़ कि आइटम के अंदर क्या होने वाला है। आइटम के अंदर रो स्पैन की वैल्यू 2 होने वाली है क्योंकि ये कितनी रोज ऑक्यूपाई करता है, ये 2 रोज ऑक्यूपाई करता है बाय डिफॉल्ट। एंड प्राइस के अंदर कॉल स्पैन की वैल्यू 2 होने वाली है क्योंकि ये कितने कॉलम ऑक्यूपाई करता है, ये 2 कॉलम ऑक्यूपाई करता है क्योंकि इससे 2 वर्टिकल लाइन्स निकल सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कितने कॉलम्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं, जितनी वर्टिकल लाइन्स वहां से निकल सकती है पूरी टेबल को कवर करती हुई। एंड कैसे पता चलता है कितनी रोज ऑक्यूपाई हो रही है, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस वहां से निकल सकती हैं अपने पूरे के पूरे टेबल को कवर करती हुई। तो यहां से आइटम के लिए हम रो स्पैन की वैल्यू को लिखेंगे रो स्पैन इक्वल्स टू 2, एंड प्राइस के लिए हम कॉलम स्पैन को लिखेंगे इक्वल टू 2। इसको कर लेते हैं सेव। एंड अभी के लिए जो मेरी टेबल दिखेगी वो कुछ ऐसी दिख रही है जिसमें अभी सिर्फ आइटम दिख रहा है, सिर्फ प्राइस दिख रहा है। पर जैसे ही मैं सेकंड रो के अंदर 2 और हेडर्स को क्रिएट करूंगी, कौन से 2 हेडर्स, सेकंड रो की बात कर लेते हैं। सेकंड रो के अंदर मेरे पास इस तरीके से 3 आइटम है, एक है आइटम, एक है इंडियन रुपीस, एक है यूएसडी। ये 3 हेडर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। आइटम को मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ अपनी फर्स्ट रो के अंदर, वो बस स्प्रेड होके सेकंड रो तक आ जाएगा, तो इसको मैं खाली छोड़ दूंगी। मैं क्या करूंगी, मुझे सिर्फ 2 एलिमेंट्स को क्रिएट करना है। फर्स्ट इज गोइंग टू बी INR वाला मेरा हेडर, सेकेंड इज गोइंग टू बी USD वाला हेडर। तो यहाँ पर 2 हेडर्स को क्रिएट करते हैं। पहला होगा मेरे पास INR एंड दूसरा होगा मेरे पास USD। अब इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो मेरी टेबल बिल्कुल वैसी दिख रही है जिसके साथ हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पर हम डिटेल में देख सकते हैं कि आइटम को टेबल के अंदर, कोड के अंदर मैंने एक ही बार क्रिएट किया, पर क्योंकि उसके साथ मैंने रो स्पैन एट्रीब्यूट को यूज किया तो वो 2 रोज तक स्प्रेड होकर आ गई है। प्राइस को मैंने क्रिएट तो एक ही बार किया, पर क्योंकि उसके अंदर कॉल स्पैन को मैंने 2 वैल्यू दे दी तो वो स्प्रेड हो गया है 2 कॉलम्स तक, एंड आइटम स्प्रेड हो गया है 2 रोज तक। तो इस तरीके से कॉल स्पैन एंड रो स्पैन एट्रीब्यूट को हम यूज करते हैं जब भी हम चाहते हैं कि मेरा कोई पर्टिकुलर सेल मल्टीपल रोज या मल्टीपल कॉलम्स तक पहुंच पाए। अब हम सॉल्व करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिक्रिएट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग HTML। यानी मुझे जो ये टेबल दी हुई है इसको मुझे रिक्रिएट करना है। एक बार टेबल को देखते हैं, डेटा क्या दिया हुआ है। टेबल के ऊपर उसका टाइटल मुझे दिख रहा है, उसका कैप्शन दिख रहा है, अ टेस्ट टेबल विद मर्ज्ड सेल्स। इस तरीके का मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। मुझे दिख रहा है ये एक तरीके से मेरा हेडर होने वाला है। मुझे दिख रहा है कि इसके अंदर सारा का सारा जो फॉन्ट टाइप है कुछ भी बोल्ड नहीं दिख रहा, तो मैं ये अज्यूम कर सकती हूँ कि यहाँ पर हेडर में कुछ भी नहीं है। सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो TD सेल्स के अंदर मैं लिख सकती हूँ, यानी डेटा सेल्स के अंदर सारी डिटेल लिखी जा सकती है। TH सेल को मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हेडिंग यूजुअली बोल्ड होती है, एंड इस टेबल के अंदर कुछ भी मुझे बोल्ड में दिखाई नहीं दे रहा। तो अब एक बार समझते हैं कितने रोज एंड कितने कॉलम्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट करूं तो ये मेरी 1 रो बन जाएगी, ये मेरी सेकंड रो बन जाएगी, ये मेरी थर्ड रो बन जाएगी, एंड ये मेरी फोर्थ रो बन जाएगी। तो कितने TR टैग्स यूज़ करने की ज़रूरत है मुझे? 4 TR टैग्स यूज़ करने की ज़रूरत है। TR टैग्स के अंदर जो मेरे लास्ट वाले 2 हैं ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस वाले TR टैग में मुझे 4 सेल्स को क्रिएट करना है, इस वाले TR टैग के अंदर मुझे इन 4 सेल्स को क्रिएट करना है। एक बार क्या करते हैं, इजी पार्ट्स पर फोकस करते हैं। पहले मैं क्या करने वाली हूँ, टेबल क्रिएट करूंगी जिसका एक कैप्शन देने वाली हूँ, एंड लास्ट की ये जो 2 रोज हैं इसके लिए मैं पूरा का पूरा डेटा रिक्रिएट करने वाली हूँ। तो अपनी फाइल से जो हमारी पुरानी टेबल है इसको हम कंप्लीटली डिलीट करने वाले हैं। मैं क्या करूँगी, एक टेबल बनाऊंगी। टेबल के अंदर मैं कैप्शन देने वाली हूँ और टेस्ट टेबल विथ मर्ज्ड सेल्स। तो इस तरीके का मैंने कैप्शन दे दिया है। उसके बाद मुझे पता है कि मुझे 4 रोज को क्रिएट करना है। तो 4 रोज को क्रिएट करने के लिए 4
TR टैग्स को हम यूज कर रहे होंगे, कोई भी इसमें से हेडर नहीं होने वाला है। अब ये सारा का सारा जो डेटा है इसको मैं T बॉडी में भी लिख सकती हूँ, बट अभी के लिए हम सिमेंटिक्स को स्किप कर रहे हैं क्योंकि मुझे सिर्फ डिस्प्ले कराने में अब टेबल रिक्रिएट करने पर ध्यान देना है। लास्ट की जो रोज हैं, सेकेंड लास्ट जो थी यानी थर्ड जो रो है मेरी, उसको सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। उसके अंदर मुझे पता है कि मेरे पास 4 सेल्स हैं। कौन से 4 सेल्स हैं? एक ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है। इन चारों सेल्स को मैं क्रिएट करने वाली हूँ। पहले बना लेते हैं TD टैग, यहाँ पर लिखेंगे मेल्स। इसी सेम तरीके से दोबारा मेरे पास आ जाएगा टैग, यहाँ पर मैं लिखूँगी 1.9, दोबारा से यहाँ पर लिखेंगे 0.003 एंड दोबारा से TD, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 40%। सेम 4 चीज़ें मुझे रिक्रिएट करनी है अपने लास्ट रो के अंदर। यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ फीमेल्स, 1.9 की जगह ये 1.7 हो जाएगा, ये 0.002 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 43%। तो इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरे पास कुछ इस तरीके की टेबल रिक्रिएट हो गई है। अब ये टेबल जैसी लग नहीं लग रही तो यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख देती हूँ छोटी सी, बॉर्डर इज इक्वल टू ब्लैक। तो बॉर्डर क्रिएट करके इस तरीके से लास्ट की जो 2 रोज हैं वो मेरे पास कंप्लीटली रिक्रिएट हो गई हैं। अब मुझे ध्यान देना है ऊपर वाले पार्ट पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि मैंने कॉल स्पैन एंड रो स्पैन जैसे एट्रीब्यूट्स यूज किए होंगे, क्योंकि एक सेल मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स तक स्प्रेड हो रहा है। अब इन 2 रोज की बात करते हैं। ये मेरी यहाँ पर फर्स्ट रो है, दिस इज माई रो 1, एंड ये मेरी यहाँ पर सेकेंड रो है, दिस इज माई रो 2। अब यहाँ अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूँ तो कौन कौन सा डेटा आ रहा है फर्स्ट रो में? एक तो मेरा सेल आ रहा है जो कंप्लीटली खाली है, मतलब सेल ने जगह तो घेरी हुई है बट इसके अंदर कुछ लिखा नहीं हुआ। तो इसको मैं क्या करूँगी, TD नाम से क्रिएट तो कर दूंगी हेडर टैग से एलिमेंट, बट उसको मैं कंप्लीटली खाली छोड़ने वाली हूँ। उसके बाद फर्स्ट रो के अंदर मेरे पास एक और सेल आ रहा है, इसके अंदर आइटम लिखा हुआ है एवरेज, एंड तीसरा आ रहा है रेड आइज। तो एक तरीके से फर्स्ट रो को अगर मुझे क्रिएट करना है तो सबसे पहले मैं लिखूंगी TR, एंड इस तरीके से फर्स्ट रो के अंदर 3 आइटम्स हैं। एक है मेरा TD जो कंप्लीटली खाली है, दूसरा है मेरा TD जिसके अंदर मैं लिखने वाली हूँ एवरेज, तीसरा है मेरा डेटा आइटम जिसके अंदर मैं लिखने वाली हूँ रेड आइज। इसको मैंने क्रिएट कर लिया, इसको क्रिएट कर लिया, इसको क्रिएट कर लिया। अब इनका साइज देख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट सबको एक रो एंड एक कॉलम मिलता है। इस एम्प्टी वाले सेल की बात करते हैं, इसने कितने रोज ऑक्यूपाई किए हैं? इससे 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस जा रही हैं पूरी टेबल को कवर करती हुई, तो इसने 2 रोज को ऑक्यूपाई किया है। एंड कितने कॉलम्स को ऑक्यूपाई किया है? एक ही कॉलम चाहिए मुझे टेबल को कवर करने के लिए, तो एक कॉलम को ऑक्यूपाई किया है। इसकी अगर मैं बात करूं एवरेज की, तो इसने एक सिंगल रो को ऑक्यूपाई किया है, बट कॉलम्स की बात करूं तो 2 कॉलम्स को ऑक्यूपाई किया है। तो यहाँ पर एक रो है एंड 2 कॉलम्स है। अगर मैं रेड आइज की बात करूं तो इसने 2 रोज को ऑक्यूपाई किया है एंड एक सिंगल कॉलम को ऑक्यूपाई किया है। तो यहाँ भी लिख लेते हैं 2 रोज एंड एक सिंगल कॉलम। अब मुझे पता है 1 तो बाय डिफॉल्ट सबको मिलता है, तो यहाँ से 1 कॉलम हटा देते हैं, यहाँ से 1 रो हटा देते हैं, यहाँ से 1 कॉलम हटा देते हैं। मुझे पता है 2 रोज को ऑक्यूपाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, रो स्पैन इक्वल्स 2। यहाँ पर 2 कॉलम ऑक्यूपाई करने के लिए मुझे TD को एट्रीब्यूट देना पड़ेगा कॉल स्पैन इक्वल्स 2, एंड इसे भी मुझे एक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा रो स्पैन इक्वल्स 2। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इन तीनों को मैं लिखने वाली हूँ। तो अपनी रो के अंदर सबसे पहले मैं डेटा सेल्स क्रिएट करूँगी। सबसे पहले डेटा सेल को रो स्पैन इक्वल्स टू 2 का एट्रीब्यूट देते हुए इसको मैं रखूँगी एम्प्टी। उसके बाद दूसरा सेल मैं क्रिएट करने वाली हूँ, इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी मेरे पास एवरेज, एंड इसके अंदर कॉल स्पैन की वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल। तीसरा मैं सेल क्रिएट करूँगी, इसको मैं दूंगी रेड आइज, एंड इसके अंदर भी रो स्पैन की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 2। अभी के लिए इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ऊपर एक सिंगल रो मेरे पास क्रिएट हो गई है, पर अभी के लिए क्या हुआ है, वहाँ पर रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। इंप्लीमेंट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि लॉजिकली इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि 2 रोज तक स्पैन करने के लिए अगली रो में भी कुछ आइटम मेरे पास होना चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड रो की। सेकेंड रो के अंदर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 4 आइटम्स हैं। 4 आइटम्स में से ये जो एम्प्टी सेल है एंड ये जो रेड आइज वाला सेल है, इसको हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं फर्स्ट रो के अंदर। तो मुझे 2 आइटम्स को क्रिएट करना है, हाइट एंड वेट। हाइट की बात करें तो ये एक ही रो ले रही है, एक ही कॉलम ले रही है। वेट वाले सेल की बात करें तो ये भी एक रो एंड एक कॉलम को ऑक्यूपाई करता है।
तो अब सेकंड रो को हम क्रिएट करने वाले हैं। सेकंड रो के अंदर सबसे पहले हम डेटा सेल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर आ रहा होगा मेरे पास हाइट, एंड उसके अलावा जो सेल होगा उसके अंदर हम लिखने वाले हैं वेट। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो रिफ्रेश होकर मेरी टेबल बिल्कुल वैसी दिख रही है जैसी टेबल को हमने क्रिएट करना स्टार्ट किया था। यानी यहाँ पर पहले तो खाली सेल एवरेज और रेड आइज वाला जो सेल है वो सिंगल लाइन में आ रहा था, पर जैसे ही मैंने सेकंड रो को क्रिएट कर लिया वो 2 रोज एडजस्ट होकर पूरा का पूरा उसने वो एरिया ऑक्यूपाई कर लिया है फर्स्ट रो वाले आइटम्स ने, जो मैंने एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में उनके लिए डिफाइन किया था। तो इस तरीके से हम टेबल्स को यूज करते हैं HTML के अंदर। एंड टेबल्स में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए एज अ बिगिनर या वेब डेवलपमेंट सीखते टाइम, उनको हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो HTML के अंदर टेबल्स वाला जो पार्ट है वो इतना ही है। इसके बाद आपके लिए होमवर्क यही बचेगा कि आप असाइनमेंट वाले जो प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू टेबल्स उनको कंप्लीट कर लें, उनको अच्छे से हमें टाइम देकर। शुरुआत में छोटे छोटे ईजी प्रॉब्लम्स हमें दिए हुए हैं, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ा रहे होंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम पढ़ रहे होंगे वो है फॉर्म्स इन HTML। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं HTML के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी फॉर्म्स के बारे में। फॉर्म्स का काम रियल लाइफ और HTML के अंदर होता है डेटा को कलेक्ट करने का। कुछ इस तरीके के फॉर्म्स हमने बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर देखे होंगे। ये मैं इंस्टाग्राम का आपको एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, जहाँ पर मुझे कुछ ऑप्शन दिया जाता है कुछ टाइप करने का। ये पासवर्ड टाइप करने की जगह फिर एक बटन होता है मेरे पास जिससे सारी इन्फॉर्मेशन मैं इंस्टाग्राम को सबमिट कर देती हूँ। उसी तरीके से मेरा इंस्टाग्राम या फेसबुक या फिर जो भी व्हाट्सएप के ऊपर भी जब हम अकाउंट बनाते हैं तो पहले हमें अपना नंबर टाइप करना पड़ता है, फिर OTP का आता है, उसके बाद सीधा हमारे लिए अकाउंट बनता है। तो कभी भी किसी वेबसाइट या ऐप पर जब हम एज अ न्यू यूजर जाते हैं या जब भी लॉग इन करते हैं, रजिस्टर करते हैं, साइन अप करते हैं, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर अलग अलग फॉर्म्स हमें दिखाई देते हैं। जैसे इसके 1-2 एग्जाम्पल्स कुछ ऐसे हो सकते हैं। अगर मैं इंटरनेट पर जाकर सर्च करूं लॉग इन टू इंस्टाग्राम, तो इस तरीके से फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद मेरे पास एक फॉर्म डिस्प्ले होगा। यहाँ पर मैं अपना फ़ोन नंबर, यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, इस तरीके की चीज़ें भर सकती हूँ। यहाँ पर मेरे पास पासवर्ड होगा, यहाँ पर मेरे पास यूज़र नेम होगा। अब फॉर्म्स के अंदर भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो हम नोटिस करते हैं कि जब हम यूज़र नेम टाइप करते हैं वो तो पूरा का पूरा दिखाई देता है, पर जब भी पासवर्ड टाइप करते हैं वो हमें डॉट की फॉर्म में दिखाई देता है, ताकि कोई हमारा पासवर्ड एक तरीके से देख ना ले जब हम उसको टाइप कर रहे हो। तो इस तरीके से फॉर्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिटेल में छोटी चीज़ें जो मैटर करती हैं। ये लॉगिन जो है ये अपने आप में एक बटन है जिसको क्लिक करने के बाद कोई एक्शन परफॉर्म होता है। अब एक्शन परफॉर्म हुआ, उसने चेक किया फ़ोन नंबर पासवर्ड गलत है तो हमें एक एरर मैसेज दिखाई दे दिया। अगर मैं साइन अप पे क्लिक करूं तो साइन अप के लिए अलग से इंस्टाग्राम मुझे फॉर्म देगा जिसमें मोबाइल नंबर का ऑप्शन होगा, फुल नेम का ऑप्शन होगा, यूजर नेम, पासवर्ड, इस तरीके से ये एक अलग साइन अप के लिए बटन है। लॉग इन विद फेसबुक ये अपने आप में एक बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो फेसबुक का अपना एक अलग फॉर्म है जो खुल जाएगा। तो ऐसे फॉर्म्स बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स पर हम देखते हैं और ये सारे के सारे फॉर्म्स HTML फॉर्म्स की मदद से हम रिक्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले फॉर्म्स के अंदर बात करने वाले हैं हम उसके सिंटैक्स की। जैसे टेबल्स को बनाने के लिए हम टेबल टैग का यूज करते हैं, वैसे HTML में फॉर्म्स को बनाने के लिए हम इस फॉर्म टैग का यूज कर रहे होते हैं। जितना भी फॉर्म का सारा कंटेंट आता है कि उसके अंदर टेक्स्ट मुझे लेना है, नंबर को इनपुट लेना है, कोई बटन मुझे बनाना है, सारी की सारी चीजें इस फॉर्म टैग के अंदर आती हैं। तो अगर मैं अपने HTML के अंदर फॉर्म लिख दूं तो मेरे पास एक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, बट क्योंकि वो फॉर्म अभी खाली होगा मेरी स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। जैसे ये मैंने classroom.html फाइल बनाई हुई है, इसके अंदर बॉडी टैग के अंदर मैं अपना एक फॉर्म का टैग बनाने वाली हूँ। इसको कर देते हैं सेव एंड इस फाइल को अगर मैं खोलकर रिफ्रेश करूं तो अभी मेरा पूरा का पूरा पेज खाली है क्योंकि फॉर्म मैंने बना तो दिया बट अभी इस फॉर्म के अंदर कुछ कंटेंट नहीं है। तो धीरे धीरे हम फॉर्म के डिफरेंट कंटेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स में वो है मेरा एक्शन एट्रीब्यूट। एक्शन एट्रीब्यूट का क्या काम होता है? फॉर्म टैग के अंदर भी मैं अपने एक्शन एट्रीब्यूट को डिफाइन कर सकती हूँ और इसका काम होता है कि ये बताता है कि फॉर्म को सबमिट करने के बाद क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। यानी फॉर्म का काम होता है यूजर से बहुत सारा डेटा इनपुट ले लेना, पर इस डेटा के साथ अब करना क्या है? एक बार सबमिट कर दिया सारे डेटा को तो इस डेटा को मुझे कहां पर भेजना है ये मुझे बताता है मेरा एक्शन एट्रीब्यूट। तो एक्शन एक तरीके से मुझे एड्रेस दे देता है कि फॉर्म के सारे डेटा को इस एड्रेस पर भेज दो या फिर इस एड्रेस पर भेज दो। इसकी अगर डेफिनेशन देखा जाए तो एक्शन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिफाइन व्हाट एक्शन नीड्स टू बी परफॉर्म्ड व्हेन अ फॉर्म इज सबमिटेड। यानी
यानी जब किसी सबमिट बटन से जैसे लॉगिन की इंफॉर्मेशन दे दी तो लॉगिन बटन क्लिक किया, रजिस्टर की इंफॉर्मेशन दे दी तो रजिस्टर बटन क्लिक किया, जब हम फाइनल सारी इंफॉर्मेशन देके बटन को क्लिक कर देते हैं तो वो सारा डेटा भेजना कहाँ पर है या फिर क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो मुझे मेरा एक्शन एट्रीब्यूट बताएगा। यूजुअली ये एक्शन एट्रीब्यूट कहाँ पर रीडायरेक्ट होता है, या तो किसी जावास्क्रिप्ट फाइल या किसी और फाइल के पास रीडायरेक्ट होता है जो उस सारे डेटा के साथ अब कुछ काम परफॉर्म करेगी। जैसे यहाँ पर एक्शन में मैंने लिख दिया /action.php फाइल, तो एक एग्जाम्पल है कि मैंने action.php नाम की एक PHP फाइल क्रिएट की होगी जो इस फॉर्म के डेटा के साथ कुछ एक्शन परफॉर्म करेगी, या फिर मैं इसे किसी सब URL पर भी रीडायरेक्ट कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं /action लिख दूं तो /action नाम की फाइल को मेरा ब्राउजर सर्च करेगा और सारे डेटा को वहां पर भेजने की कोशिश करेगा। अभी के लिए हम एक्शन के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, पर आगे जाकर इस डेटा के साथ कैसे कैसे एक्शंस परफॉर्म होते हैं, इसे कहां पर भेजा जाता है, फाइल के अंदर काम कैसे होता है, वो सारी चीजें हम जावास्क्रिप्ट को पढ़ते टाइम डिटेल में समझ रहे होंगे जब हम जावास्क्रिप्ट एंड सर्वर्स को समझेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगी, अपने फॉर्म के अंदर इस टैग के अंदर मैं एक एक्शन एट्रीब्यूट क्रिएट करूंगी जिसको मैं लिखूंगी /server, या /server की जगह अभी के लिए सिर्फ इसको हम /action लिखने वाले हैं। इसको कर लेते हैं सेव। पर अभी भी मेरा फॉर्म क्रिएट नहीं होगा, अभी भी मेरा पूरा वेब पेज खाली रहेगा क्योंकि फॉर्म के अंदर का कंटेंट तो है ही नहीं। फॉर्म के अंदर जब हम कंटेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि बटन्स होनी चाहिए या फिर इनपुट टेक्स्ट होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जिसको हम पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ फॉर्म एलिमेंट वो है मेरा इनपुट एलिमेंट। फॉर्म के अंदर बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं। फॉर्म के अंदर एक बटन एलिमेंट भी हो सकता है, फॉर्म के अंदर एक टेक्स्ट एरिया एलिमेंट भी हो सकता है, और भी डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं। पर सबसे मेन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है किसी भी फॉर्म का वो HTML के अंदर होता है इनपुट एलिमेंट। और इनपुट एलिमेंट सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट इसको नहीं समझना, इनपुट के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मतलब करीबन 20-25 टाइप्स है इसके, जिससे हम 20-25 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स रिक्रिएट कर सकते हैं यूजिंग अ सिंगल एलिमेंट। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसको मैं कहूंगी फॉर्म का। इसका काम क्या होता है, इनपुट एलिमेंट का काम होता है टू क्रिएट मल्टीपल फॉर्म कंट्रोल्स, यानी डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को यूजर से लेने के लिए हम डिफरेंट टाइप के इनपुट्स का यूज करते हैं। दूसरा, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनपुट्स दैट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग टाइप एट्रीब्यूट। मेरे पास HTML के अंदर अपना एक इनपुट एलिमेंट होता है, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म एलिमेंट है, और ये इसके अंदर ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग नहीं होता, सिर्फ एक सिंगल टैग होता है इनपुट। अब इनपुट के अंदर ही एक और एट्रीब्यूट होता है विच इज माय टाइप एलिमेंट। इस तरीके से मैं लिखती हूँ टाइप, एंड उसके बाद अपने इनपुट का टाइप डिफाइन कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं अपने इनपुट का टाइप डिफाइन कर सकती हूँ, एंड इस एट्रीब्यूट के अंदर जब मैं डिफरेंट टाइप्स लिखती हूँ तो उस तरीके से मेरे डिफरेंट एलिमेंट्स या फिर कह सकते हैं फॉर्म कंट्रोल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। मुझे अगर टेक्स्ट इनपुट लेना है तो उसका अलग टाइप होगा, मुझे अगर नंबर इनपुट लेना है उसका अलग टाइप होगा, मुझे अगर कुछ और इनपुट लेना है, मान लेते हैं डेट इनपुट लेनी है तो उसका अलग टाइप होगा। तो जो टाइप होता है मेरे इनपुट का, उस हिसाब से बहुत सारे तरीके का इनपुट मैं अपने यूजर से ले सकती हूँ फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक बेसिक इनपुट टैग हम क्रिएट करने वाले हैं। तो अपने फॉर्म के अंदर बेसिक सा एक इनपुट टैग मैंने क्रिएट किया। अभी इसके अंदर कुछ टाइप मैंने डिफाइन नहीं किया है, इसको कर लेते हैं सेव, एंड ये मैंने किया रिफ्रेश। तो क्या हुआ, एक बॉक्स मेरे पास क्रिएट हो गया जिसमें मैं कुछ भी टाइप कर सकती हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर मैंने हेलो वर्ल्ड टाइप कर दिया, तो एक बॉक्स हो गया जिसके अंदर मैं अपनी इंफॉर्मेशन को इनपुट दे सकती हूँ। यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट मैं टाइप कर सकती हूँ। तो जब भी मैं अपने फॉर्म के अंदर सिर्फ इनपुट टैग लिखती हूँ तो मेरे पास इस तरीके से एक इनपुट बॉक्स क्रिएट हो जाता है जिसमें कुछ भी टेक्स्ट टाइप किया जा सकता है। अगर मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स को समझना है तो सबसे पॉपुलर इनपुट्स जिनको हम बार बार यूज कर रहे होंगे वो कुछ ये इनपुट्स हैं। हम क्या समझेंगे, अब इनपुट के अंदर हम टाइप एट्रीब्यूट को डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं सिंपली सिर्फ इनपुट को लिखूं तो मुझे पता है मेरे पास सिर्फ एक सिंपल सा बॉक्स क्रिएट हो जाएगा जिसमें मैं कुछ भी टाइप कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकती हूँ या फिर नंबर्स टाइप कर सकती हूँ या स्पेशल सिंबल्स टाइप कर सकती हूँ, इस तरीके से। अब बात करते हैं कि अगर इसी सेम इनपुट के अंदर मैं टाइप एट्रीब्यूट को यूज करना स्टार्ट कर दूं तो मैं किस किस तरीके के चेंजेस ला सकती हूँ। पहले हम यूज करने वाले हैं टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट को, यानी ये मेरा एक इनपुट हो गया। अब मैं एक और सिमिलर इनपुट क्रिएट करूंगी। एक चीज हम नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पर कि इनपुट के लिए सिंगल टैग है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग टैग अलग अलग नहीं है, सिंगल टैग है। यहाँ पर मैं इनपुट में टाइप लिखने वाली हूँ एज टेक्स्ट। एंड इनफैक्ट जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो ये डिफरेंट बहुत सारे टाइप्स मुझे दिखाई देते हैं मेरे VS कोड के सजेशंस में ही। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट को एज माई टाइप लिखने वाली हूँ। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो एक तरीके से दो इनपुट्स मेरे पास क्रिएट हो गए। ये मेरा सिंपल वाला इनपुट है, ये मेरा टेक्स्ट वाला इनपुट है।
टेक्स्ट वाले इनपुट में मैं कुछ भी टाइप कर सकती हूँ, सिंपल इनपुट में मैं कुछ भी टाइप कर सकती हूँ, क्योंकि सिंपल जो इनपुट बनता है वो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ही होता है। नेक्स्ट टाइप जिसकी हम बात कर सकते हैं वो है मेरा पासवर्ड टाइप। क्या करते हैं, इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट। तो इस बार जो मैं टाइप लिखूंगी दैट विल बी इक्वल टू पासवर्ड, एंड इस इनपुट को मैं यहाँ से हटाने वाली हूँ। सिंपल इनपुट को यहाँ से हटा देते हैं, इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरे पास 2 इनपुट बॉक्सेस क्रिएट हो गए। अगर हम अपने फर्स्ट इनपुट बॉक्स में टाइप करेंगे तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पे टाइप किया यूज़र नेम, एंड यहाँ पर अगर मैं सेम चीज़ टाइप करूँ तो मुझे दिखाई नहीं देगी, वो पासवर्ड की तरह डिस्प्ले हो जाएगी। तो जैसे जब भी हम पासवर्ड टाइप या कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इनपुट करने की कोशिश करते हैं किसी भी फॉर्म में, तो वहाँ पर हम टाइप को एज पासवर्ड लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप जिसको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है टाइप इज इक्वल टू नंबर। यहाँ पर सिमिलरली मैं एक और इनपुट एलिमेंट क्रिएट करने वाली हूँ जिसमें टाइप में मैं लिखूँगी नंबर। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये जो थर्ड जो बॉक्स है इसके अंदर मैं कोई भी नंबर टाइप कर सकती हूँ, पर अगर यहाँ मैं कोशिश करूँ कि मैं ABCD टाइप कर दूँ तो कुछ भी टाइप नहीं होने वाला। नंबर्स में मैंने 1 2 3 टाइप किया, जो एरोज़ हैं मैं एक एक करके नंबर्स को बढ़ा भी सकती हूँ एंड डिक्रीज़ भी कर सकती हूँ। तो जब भी मुझे फिक्स्ड है कि यहाँ पर मुझे एक नंबर को इनपुट लेना है, जैसे अगर मुझे किसी की एज को इनपुट लेना है, किसी के मार्क्स को इनपुट लेना है, और मैं नहीं चाहती कि वहाँ पर वो कोई टेक्स्ट को टाइप करे, तो ऐसे सिनेरियोज़ में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सिनेरियोज़ में हम नंबर को एज माई टाइप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप जिसकी हम बात कर सकते हैं वो है इनपुट में टाइम। मैं एक और इनपुट एलिमेंट क्रिएट करने वाली हूँ जिसके अंदर टाइप की वैल्यू हो जाएगी टाइम के इक्वल। तो इसको कर लेते हैं सेव, एंड इनफैक्ट इनके साथ में मैं यहाँ पर पहले लिखने वाली हूँ एक यूज़र नेम, यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ एक पासवर्ड, यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ कि मैं नंबर इनपुट करने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पर लिखने वाली हूँ कि मैं टाइम इनपुट करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड इन सब को थोड़ा सा ये एक तरीके से कह सकते हैं जुगाड़ू तरीका होगा कि लाइन ब्रेक की हेल्प से सबको मैं नेक्स्ट लाइन में शो करने वाली हूँ। ये कर लिया मैंने रिफ्रेश। तो ये मेरा यूज़र नेम था, यहाँ पर कुछ भी यूज़र नेम हो सकता है। यूज़र नेम, दिस इज़ माई पासवर्ड, दिस इज़ माई सम नंबर, एंड यहाँ पर इसको क्लिक करके मैं इनपुट में टाइम ले सकती हूँ। यानी जैसे ही मैं क्लॉक के ऊपर इनपुट करूँगी, ये मैं लिख सकती हूँ 10 बजे 28 AM PM, इस तरीके से शिफ्ट करके, एंड ये एक टाइम को मैं इनपुट ले सकती हूँ। तो अगर मैं कुछ ऐसा मान लेते वेब पेज बनाती हूँ जहाँ पर मुझे अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है, या फिर जहाँ मुझे किसी का डेट ऑफ बर्थ का टाइम इनपुट कराना है, तो इस तरीके से हम टाइम को इनपुट करा सकते हैं। नेक्स्ट टाइप जिसको हम देख सकते हैं ये है मेरा कलर टाइप। अब बहुत ही अजीब लगेगा क्योंकि यूजुअली हम ऐसे इनपुट्स को नहीं देखते, बट जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रही हूँ कि ऐसे इनपुट भी एग्जिस्ट करते हैं। कि अगर मैंने इनपुट एलिमेंट क्रिएट किया जिसमें मैंने टाइप की वैल्यू ले ली कलर, तो इस तरीके के इनपुट में हम कलर को भी इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे कलर दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर जैसे ही क्लिक करूँगी मल्टीपल कलर्स हैं जिनको मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। मान लेते हैं मैंने ग्रीन का कोई ये वाला शेड सेलेक्ट किया, तो ये इस तरीके से मेरे पास इनपुट में कोई भी कलर आ सकता है। तो कलर पिकर मेरे पास डिस्प्ले हो जाएगा जिसकी हेल्प से मैं कोई भी कलर चूज़ कर सकती हूँ। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनपुट्स होते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं। अगर मैं जाकर सर्च करूँ इनपुट टाइप MDN, तो यहाँ पर इस पेज पर जाकर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं। बटन एक टाइप हो सकता है, चेकबॉक्स एक टाइप हो सकता है। चेकबॉक्स यानी जिसको मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर सकती हूँ, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बटन्स होते हैं मेरे पास जिसको क्लिक करने से कोई एक्शन परफॉर्म होता है। ये मेरा कलर टाइप है जिससे कलर पिकर खुल जाएगा। ये मेरा डेट टाइप है, तो डेट भी मैं इनपुट करा सकती हूँ। 6 मार्च मैंने इनपुट करा लिया। ये ईमेल भी, ईमेल के लिए भी एक इनपुट टाइप होता है। ईमेल के लिए वो चेक करता है कि अगर हमने @ मिस कर दिया और उसके बाद कोई डोमेन नहीं लिखा तो उसका मतलब वैलिड ईमेल आईडी नहीं है। फाइल्स के लिए भी इनपुट टाइप हो सकता है। मैं इमेज भी एज माई इनपुट टाइप ले सकती हूँ, नंबर्स ले सकती हूँ, यहाँ पर मैं नंबर्स कुछ भी टाइप कर सकती हूँ। पासवर्ड के लिए इनपुट टाइप होता है। रेडियो बटन्स होते हैं, इनके बारे में भी आगे हम डिटेल में बात करेंगे। रेंज को भी हम कर सकते हैं, इसको भी डिटेल में बात करेंगे। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट हैं जिसको मैं अपने फॉर्म के अंदर ले सकती हूँ। उनमें से पॉपुलर यूजुअली जो मोस्टली यूज़ कर रहे होंगे वो टेक्स्ट होगा, पासवर्ड होगा, नंबर होगा, कभी कभी हो सकता है हमें डेट को भी यूज़ करना पड़ जाए। इसके अलावा बटन्स होंगे डिफरेंट टाइप को, जिनको अभी हम सारे
साथ के साथ एक्सप्लोर कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम फॉर्म के अंदर बात करने वाले हैं प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट के बारे में। तो जब भी मैं किसी इनपुट एलिमेंट को क्रिएट करती हूँ उसके अंदर मैं एक एट्रीब्यूट लिख सकती हूँ विच इज माई प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो कोई भी वैल्यू एंटर करने से पहले दिखाई देता है। यानी यूजुअली जब भी हम इंस्टाग्राम का पेज खोलते हैं तो उसके ऊपर इनपुट के लिए जगह तो होती है, पर वहाँ पर बहुत लाइट कलर में पहले से लिखा होता है टाइप हियर या फिर यूज़र नेम लिखा होता है या फिर कुछ भी लिखा होता है। और जैसे ही हम वहाँ पर टाइप करना स्टार्ट करते हैं ये सारी चीज़ गायब हो जाती है और जो भी हम टाइप करते हैं या हम इनपुट में देते हैं वो मुझे दिखने लग जाता है। तो ऐसे टेक्स्ट को डिस्प्ले कराने के लिए जिससे क्लियरली पता चले कि इस बॉक्स के अंदर या फिर इस वैल्यू के अंदर, इस इनपुट एलिमेंट के अंदर मुझे क्या चीज़ एंटर करनी है, उसको हम प्लेस होल्डर कहते हैं। प्लेस होल्डर का वैसे जनरल भाषा में मतलब होता है कि किसी को आपने जगह रोकने के लिए रख दिया है, तो बस ये बॉक्स खाली ना दिखे इसीलिए इसमें कोई रैंडम टेक्स्ट हम लिख सकते हैं पहले से, और जब हम उसमें एक्चुअल इनपुट डालेंगे तो वो रैंडम टेक्स्ट गायब हो जाएगा। अब प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट को अगर समझना है और डिटेल में, तो मैंने जो ये इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा था जिसमें मैं अपनी यूजर नेम को एंटर करा रही थी, वहां पर मैं प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट लिख सकती हूँ विच कैन बी इक्वल टू टाइप या फिर एंटर यूजर नेम, और इसको मैं कर लेती हूँ सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर ये जो यूज़र नेम है इसके बॉक्स में अब मुझे एंटर यूज़र नेम दिखाई दे रहा है, पर ये एंटर यूज़र नेम जैसे ही मैं अपना यूज़र नेम लिखने लगूंगी गायब हो जाएगा। तो प्लेस होल्डर का मतलब एक ऐसा टेक्स्ट जो एक्चुअल वैल्यू ऐड करने से पहले हमें दिखाई देता है। तो इन सारे इनपुट्स को अगर मैं हटा दूँ, नंबर, टाइम एंड कलर, अपने यूज़र नेम के लिए मैं प्लेस होल्डर ऐड कर सकती हूँ एंटर यूज़र नेम, एंड सिमिलरली अपने पासवर्ड के लिए भी मैं प्लेस होल्डर ऐड कर सकती हूँ एंटर पासवर्ड। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो यूज़र नेम में मैं यहाँ पर यूज़र नेम एंटर कर सकती हूँ, लेट्स से मेरा यूज़र नेम हो गया श्रद्धा खापरा, एंड पासवर्ड एंटर कर सकती हूँ ABCD। तो इस तरीके से यूज़र नेम एंड पासवर्ड के लिए मेरे पास प्लेस होल्डर्स आ गए। अब नेक्स्ट चीज़ फॉर्म में जिसको हम पढ़ सकते हैं वो है हमारे लेबल्स। लेबल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं HTML के अंदर जिनका काम होता है एक कैप्शन को दिखाना फॉर एन आइटम इन अ यूज़र इंटरफेस। यानी ऑलरेडी मैंने सीख लिया कि इनपुट एलिमेंट्स को कैसे क्रिएट करना है, पर इनपुट एलिमेंट्स के साथ अभी ये जो मैंने HTML फाइल में सिंपली यूज़र नेम लिखा हुआ है या सिंपली पासवर्ड लिखा हुआ है, अभी यूज़र नेम एक अलग से टेक्स्ट है और इनपुट अलग से टेक्स्ट है। वो तो बस मैंने क्योंकि सबको सेम लाइन में लिखा हुआ है इसीलिए ऐसा लगता है कि यूज़र नेम दिखा रहा है कि एंटर करना है यूज़र नेम को, पर अगर मुझे इस यूज़र नेम वाले टेक्स्ट को इस एलिमेंट, इनपुट एलिमेंट के साथ मुझे अगर जोड़ना हो तो उसके लिए हम HTML में लेबल्स को यूज़ करते हैं। लेबल्स को किस तरीके से यूज़ करना होता है, जैसे फॉर्म के अंदर यहाँ पर मैं एक लेबल क्रिएट कर सकती हूँ लेबल टैग की हेल्प से। लेबल टैग के अंदर अब अगर मैं अपना यूज़र नेम लिख दूँ तो यहाँ मैंने यूज़र नेम को लिख दिया, एंड अब अगर मैं अपना इनपुट एलिमेंट भी इसी लेबल के अंदर लिख दूँ तो इसको मैं कर सकती हूँ सेव एंड रिफ्रेश। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं यूज़र नेम इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगी वैसे ही क्या हुआ, मेरे बॉक्स के अंदर कुछ टाइपिंग के लिए कर्सर दिखाई देना स्टार्ट कर देगा। जबकि अगर मैं पासवर्ड पर क्लिक करती हूँ तो मेरे बॉक्स के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती, पर जैसे ही मैंने यूज़र नेम पे क्लिक किया तो मेरा कर्सर भी चेंज हो रहा है। एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल कर्सर मेरे पास एरो आ रही है और यूज़र नेम पर क्लिक करते ही मेरे बॉक्स के अंदर मेरा एक कर्सर दिखाई दे रहा है। तो लेबल की वजह से जो मेरा टेक्स्ट एंड मेरा इनपुट एलिमेंट था इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन फॉर्म हो जाता है। यानी अब चाहे मैं अपने टेक्स्ट पर क्लिक करूं चाहे मैं अपने बॉक्स पर क्लिक करूं, कर्सर हमेशा बॉक्स के अंदर ही जाएगा। मतलब दोनों चीज़ें सेम एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब अगर सेम चेंज मैं पासवर्ड के लिए कर दूं, मतलब यहाँ पर मैंने एक लेबल को क्रिएट किया एंड लेबल के अंदर मैंने लेबल ऐड कर दिया एज माई पासवर्ड, एंड इसी के अंदर इनपुट एलिमेंट मैंने दिखा दिया। तो मैं एक कनेक्शन फॉर्म कर रही हूँ इस टेक्स्ट एंड इस इनपुट एलिमेंट के बीच में, दोनों को मैं सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट कर रही हूँ विच इज़ अ लेबल। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। अब अगर मैं पासवर्ड के ऊपर क्लिक करूंगी तो मेरा एरो भी चेंज हो गया है एंड इस पर क्लिक करते ही मेरे बॉक्स जो है वो हाईलाइटेड हो जाता है। मतलब अभी हम पासवर्ड की बात कर रहे हैं, यूज़र नेम पे क्लिक किया तो अभी हम यूज़र नेम की बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने से भी मेरा जो बॉक्स है इनपुट बॉक्स वो ट्रिगर हो जाता है। तो ये काम होता है लेबल्स का। अब लेबल्स को मैंने क्रिएट तो ऐसे किया है, इसको क्रिएट करने का मतलब है कि यहाँ पर एंटर योर यूज़र नेम, ये कोई भी मेरा टेक्स्ट हो सकता है एंड ये कोई भी मेरा इनपुट एलिमेंट हो सकता है। इन दोनों के बीच में मैंने एक कनेक्शन फॉर्म किया है। बट लेबल्स को यूजुअली जब हम लिखेंगे आगे जाकर तो उसको लिखने के लिए हम एक क्लासिकल अप्रोच का यूज़ करेंगे जिसमें लेबल अलग लिखेंगे और हमारा इनपुट एलिमेंट अलग लिखेंगे। पर दोनों के बीच में कनेक्शन कैसे फॉर्म होगा,
दोनों के बीच में कनेक्शन फॉर्म करने के लिए हम यूज़ करेंगे इस फॉर एट्रीब्यूट का एंड इस आईडी एट्रीब्यूट का। पहले मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ में समझा देती हूँ कि आईडी एट्रीब्यूट होता क्या है। हम CSS जब पढ़ रहे होंगे तो आईडी और क्लास इन दो एट्रीब्यूट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए क्लास को मैं हटा देती हूँ, हम सिर्फ आईडी की बात करते हैं। आईडी क्या होता है? आईडी एक यूनिक नेम होता है, यूनिक नेम जो मैं किसी भी एलिमेंट को देती हूँ। मतलब एक इनपुट को अगर मैंने कोई भी आईडी दे दी तो दूसरे इनपुट को मैं सेम आईडी नहीं दे सकती। तो आईडी एक यूनिक नेम होता है या यूनिक एट्रीब्यूट नेम होता है जो किसी भी एलिमेंट के साथ एसोसिएट किया जाता है। तो अगर इस इनपुट के अंदर मैं मान लेते हैं ये यूज़र नेम के लिए अपने इनपुट को यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसको आईडी दे सकती हूँ यूज़र नेम। मैं इसको यूज़र नेम 1 2 3 भी आईडी दे सकती हूँ। आईडी किसी भी एलिमेंट के लिए डिफाइन करने का मतलब है कि मैंने उस एलिमेंट का नाम रख दिया। जैसे मेरा कुछ नाम है, आपका कुछ नाम होगा, या आपके दोस्त का कुछ नाम होगा, आपके पेरेंट्स का कुछ नाम होगा। वैसे ही HTML के अंदर किसी भी एलिमेंट का अगर मुझे नाम रखना है तो वो नामकरण जो होने वाला है वो आईडी की फॉर्म में होने वाला है। अब जैसे ही मैंने इस इनपुट बॉक्स को आईडी दे दी, ये इनपुट का टाइप है टेक्स्ट और इसमें प्लेस होल्डर है यूजर नेम, और इसको मैंने आईडी भी यूजर नेम दे दी जो कि सेम हो सकती है एज माई प्लेस होल्डर। तो अब अगर इस एलिमेंट के लिए मुझे लेबल क्रिएट करना है तो मैं लेबल वाला टैग बनाऊंगी और उसके अंदर फॉर करके यही सेम आईडी में लिखने वाली हूँ। तो लेबल के अंदर जो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर लिखा होता है दैट इज इक्वल टू इनपुट एलिमेंट के अंदर मेरा आईडी एट्रीब्यूट। तो दोनों के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो पहले जो कनेक्शन सिंगल टैग के अंदर दोनों चीजें लिखने की मदद से होता था, अब वो सेम कनेक्शन एट्रीब्यूट्स में फॉर एट्रीब्यूट एंड आईडी एट्रीब्यूट को यूज करने की वजह से होता है। तो लेबल के अंदर जो मैं फॉर लिखती हूँ, फॉर यानी ये लेबल इस इनपुट के लिए, दिस लेबल इज बीइंग यूज्ड फॉर दिस इनपुट, ये वाला सेंस जो है वो HTML के अंदर इंटरनली फॉर्म होता है। तो अब अपने लेबल लिखने के तरीके को HTML में हम चेंज करने वाले हैं। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इस लेबल को यहाँ से मैं हटा देती हूँ। अपने इनपुट एलिमेंट को सबसे पहले तो मैं एक आईडी देने वाली हूँ, इसको मैं आईडी दे देती हूँ यूज़र नेम। एंड सिमिलरली यहाँ से मैं अपना लेबल हटाने वाली हूँ एंड इस सेकेंड इनपुट एलिमेंट को भी मैं एक आईडी दूंगी विच इज़ इक्वल टू पासवर्ड। अब इनके लिए जब मैं लेबल क्रिएट करूंगी तो उसमें लिखूंगी फॉर इक्वल्स यूज़र नेम, क्योंकि आईडी सेम होनी चाहिए, एंड इसके अंदर लिख दूंगी यूज़र नेम। सेम चीज़ हम करने वाले हैं पासवर्ड के लिए। यहाँ पे लेबल क्रिएट कर देंगे जिसमें फॉर में आ जाएगा पासवर्ड की आईडी विच इज़ इक्वल टू पासवर्ड, एंड यहाँ पर हम लिख देंगे पासवर्ड। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से यूज़र नेम पर जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो दोबारा से मेरा हाईलाइट हो रहा है, यानी ट्रिगर हो रहा है यूज़र नेम वाला इनपुट, एंड पासवर्ड पे क्लिक करूँगी तो भी मेरा पासवर्ड वाला जो इनपुट है वो ट्रिगर हो जाएगा। तो अब कनेक्शन फॉर्म हो गया, और कनेक्शन फॉर्म होने के लिए सिंगल टैग के अंदर मैंने दोनों एलिमेंट्स को नहीं लिखा बल्कि फॉर एंड आईडी का मैंने यूज़ किया है। तो आईडी को अभी तो हम ज़्यादा यूज़ करें, पर आईडी का जो असली हमारा यूजेज होता है वो हमें CSS को पढ़ते टाइम ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जब भी किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए मुझे स्टाइलिंग करनी है तो वहाँ पर हम उसको आईडी की हेल्प से एक्सेस करते हैं। पर ये सारी चीज़ें हम CSS में डिटेल में समझेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगी। अभी के लिए हमारे लिए आईडी का सिर्फ इतना यूज़ है कि आईडी अगर किसी इनपुट एलिमेंट के पास होगी तो फिर हम उसे किसी लेबल के साथ जोड़ पाएंगे, उसका कनेक्शन फॉर्म कर पाएंगे। अब यहाँ पर BR टैग करने की बजाय मैं क्या कर सकती हूँ, अपने यूज़र नेम को मैं एक डिव के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर दूंगी। डिव में इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर दी तो ये जो मेरा इनपुट एलिमेंट एंड मेरा लेबल है ये दोनों आ जाएंगे एक सिंगल लाइन के अंदर। सिमिलरली पासवर्ड को भी एक डिव के अंदर लिख लेते हैं, एंड एक और डिव में बना सकती हूँ अपनी एज एंटर कराने के लिए। तो एज एंटर कराने के लिए मैं इनपुट एलिमेंट क्रिएट करूंगी, उसका टाइप जो मैं देने वाली हूँ दैट विल बी इक्वल टू अ नंबर, एंड इसमें मैं प्लेस होल्डर दे सकती हूँ एज, और यहाँ पर इसको आईडी भी मैं दे सकती हूँ एज के इक्वल। अब इस एज के लिए, इस इनपुट एलिमेंट के लिए मैं एक लेबल क्रिएट करूँगी जिसमें फॉर इक्वल्स एज, यानी इसका जो फॉर है एंड इसकी जो आईडी है वो सेम होंगे। एंड लेबल क्या होगा, लेबल यानी मेरा टेक्स्ट क्या होगा, इसको मैं लिख सकती हूँ एंटर एज। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर मैं अपनी एज को एंटर कर सकती हूँ विच विल बी इक्वल टू लेट्स से 23। इसको मैं डिक्रीज भी कर सकती हूँ, इसको मैं इंक्रीज भी कर सकती हूँ। तो इस तरीके से एक फॉर्म हमें अपनी स्क्रीन पे बनता हुआ दिख गया, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट को हम कैसे ले रहे हैं वो हम धीरे धीरे समझ रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ जिसको हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स के अंदर वो है मेरा बटन एलिमेंट, यानी जितने भी बटन्स हमने आज तक फॉर्म्स के अंदर देखे हैं। जैसे अगर मैं आपको दोबारा से फॉर्म खोल कर दिखाऊँ, लॉग इन टू इंस्टाग्राम अगर मैं करती हूँ तो ये मेरा एक फॉर्म खुल गया।
अब वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बटन्स होते हैं। ये मेरा लॉगिन भी अपने आप में एक बटन है। यहाँ पर ये डाउनलोड द ऐप, गेट इट ऑन गूगल प्ले, ये भी अपने आप में एक बटन्स है, जिन बटन्स को क्लिक करने पर कुछ होता है। अगर मैं यहाँ पर साइन अप का फॉर्म निकालूं तो ये लॉगिन विद फेसबुक एक बटन है, ये साइन अप एक बटन है। तो वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बटन्स हैं जिनको हम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक सिंपल बटन एलिमेंट के बारे में। अगर मुझे बटन को क्रिएट करना है तो सिंपली मुझे बटन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग लिखना है, एंड बटन के ऊपर जो चीज़ दिखनी चाहिए उसको मैं लिख सकती हूँ मिड में। तो अपने फॉर्म के लिए हम क्या करने वाले हैं, फॉर्म के लिए हम एक बटन को क्रिएट करेंगे कुछ यहाँ पर। मैं लिखने वाली हूँ एक बटन, एंड इस पर मैं लिखूंगी सबमिट। तो इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अभी तो एक खैर बटन थोड़ा सा ग्रेश टाइप का बहुत ही ओल्ड स्कूल बटन हमें दिख रहा होगा, देखने में सुंदर भी नहीं लग रहा, पर ये सारी जो स्टाइलिंग है, सुंदरता है, बटन्स कितना अच्छा कितना सुंदर होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, उसके ऊपर आइकन होना चाहिए, यानी ये सारी चीज़ें हम CSS के अंदर सीखने वाले हैं। अब जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करती हूँ, जैसे ही मैंने सबमिट पर क्लिक किया, क्या हुआ, कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ, यानी मेरा पूरा वेब पेज गायब हो गया और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ। ये क्या है, ये कुछ /action ? कुछ लिखा हुआ है। इसको मैं यहाँ पर पेस्ट भी कर सकती हूँ। मैं यहाँ पेस्ट करूँ, ये फाइल /action लिखा हुआ था। तो ये /action एक तरीके से वही चीज़ है जो मैंने अपने एक्शन एट्रीब्यूट में फॉर्म के अंदर डिफाइन की थी। अगर मैं इस फॉर्म के अंदर एक्शन की जगह सर्वर लिखती, इसे हटा लेते हैं और एक्शन की जगह एक बार यहाँ पर क्या लिखते हैं, फॉर्म के अंदर सर्वर लिखते हैं। इसको कर लेते हैं सेव, बैक जाकर इसको मैं रिफ्रेश करने वाली हूँ। जैसे ही अब सबमिट पर क्लिक करूंगी, यहाँ पर क्या हुआ, /server दिखने लग गया। तो फॉर्म के अंदर इस सबमिट बटन को क्लिक करने से क्या हो रहा है, इस सबमिट बटन को क्लिक करने से मेरा फॉर्म का डेटा बेसिकली सबमिट हो रहा है और सारा का सारा डेटा रीडायरेक्ट होकर कहाँ पर जा रहा है, रीडायरेक्ट होकर इस लोकेशन पर जा रहा है। तो जब हम बात कर रहे थे शुरुआत में कि एक्शन एट्रीब्यूट की मदद से हमें पता चलता है कि फॉर्म की जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पर जाने वाली है, कौन सी फाइल के पास जाने वाली है या कौन से URL पर जाने वाली है, तो वो सेम जो इन्फॉर्मेशन है /server पर जा रही है, पर क्योंकि /server एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसी अभी तक हमने कोई फाइल या कोई लोकेशन क्रिएट नहीं की है, इसीलिए जब मैं सबमिट को क्लिक करती हूँ तो यहाँ दिखाता है योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि मैंने कुछ भी रैंडम नाम लिख दिया है स्लैश करके यहाँ पे। पर जब हम एक्चुअली फॉर्म्स को इंप्लीमेंट करेंगे, डेटा को भेज रहे होंगे जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर, तो यहाँ पर एक्शन के अंदर हम एक लॉजिकल चीज़ लिख रहे होंगे। बट अभी के लिए क्योंकि वो नहीं है तो मेरा डेटा कहीं भी नहीं जा रहा, पर मुझे ये ज़रूर क्लियर हो गया कि बटन को जब भी क्लिक करते हैं तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म ज़रूर होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ फॉर्म्स के बारे में, कि फॉर्म के अंदर एक तो मैंने ये वाला बटन क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने सबमिट लिख दिया। मान लेते हैं मैं एक और बटन क्रिएट करती हूँ जिसके अंदर मैं लिखने वाली हूँ हेलो। इसको अगर मैं सेव करूं एंड इसको करते हैं रिफ्रेश, तो एक सबमिट का बटन हो गया, एक मेरे पास हेलो का बटन हो गया। अब अगर मैं हेलो पर क्लिक करूं तो भी क्या हुआ, तो भी मैं सर्वर पर पहुंच गई। यानी चाहे मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूं या किसी और बटन पर क्लिक करूं, जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है फॉर्म्स के सारे बटन्स का, वो होता है उस फॉर्म की इंफॉर्मेशन को सबमिट करा देने का। अगर मैं यहाँ पर इस हेलो बटन को यहाँ से हटाकर बिल्कुल फॉर्म के स्टार्टिंग में लेकर जाऊँ और यहाँ पर क्रिएट कर दूँ, इसको करते हैं रिफ्रेश, तब भी अगर मैं हेलो को क्लिक करूँगी तो भी मेरा फॉर्म का डेटा सबमिट हो जाएगा। तो फॉर्म के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी बटन अगर क्रिएट होता है, चाहे उसके ऊपर कोई भी हमने टाइटल लिखा हो, यहाँ पर हेलो लिखा हो या सबमिट लिखा हो, उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उस सारी फॉर्म की इन्फॉर्मेशन को सबमिट करा देना और फॉर्म की इन्फॉर्मेशन को जो भी एक्शन के अंदर चीज़ लिखी हुई है वहाँ पर उस इन्फॉर्मेशन को, डेटा को भेज देना। पर अगर फॉर्म के बाहर ये सेम चीज़ हो, मतलब फॉर्म के बाहर अगर मैं किसी बटन को क्रिएट करूं और यहाँ मैं लिखूं हेलो, इसको कर लेते हैं सेव एंड इस वाले हेलो बटन को मैं यहाँ से हटा देती हूँ। तो मुझे दिख रहा है कि फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा ये हेलो वाला बटन बाहर है फॉर्म से। इसको मैं कर लेती हूँ रिफ्रेश, तो अब इस हेलो बटन को क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा। यानी फॉर्म के बाहर बटन को क्लिक करने से क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कुछ भी नहीं। हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि बटन को क्लिक करने से क्या होगा। पर फॉर्म के अंदर अगर मैंने कोई भी बटन लिख दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका काम होगा इन्फॉर्मेशन को सबमिट करवाना। अब बटन्स के भी HTML के अंदर डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे 3 टाइप्स के बटन्स हैं जिनको हम पढ़ रहे होंगे। इनके टाइप्स डिफाइन करने के लिए हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स होते हैं। पहला बटन टाइप होता है मेरे पास सबमिट, यानी किसी भी बटन के अंदर, ये मेरा सबमिट हो गया। अब किसी भी बटन के अंदर अगर मैं टाइप इज इक्वल टू सबमिट लिख दूँ तो उसका काम होगा इन्फॉर्मेशन को सबमिट करा देना। इसको कर लेते हैं सेव एंड दिस इज माई, इसको कह देते हैं एक तरीके से टाइप 1। रिफ्रेश करते हैं। टाइप 1 को अगर मैं क्लिक करूँगी तो इसका काम होगा इन्फॉर्मेशन को सबमिट करना। अगर मैं हेलो को टाइप इज इक्वल टू सबमिट बना दूँ,
इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब अगर मैं हेलो पर क्लिक करूंगी तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि सबमिट का काम क्या होता है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो अगर मैंने फॉर्म के अंदर ही सबमिट बटन नहीं लिखा तो वो किसी इन्फॉर्मेशन को सबमिट ही नहीं कर पाएगा। तो जो बटन फॉर्म के बाहर है उसके पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सबमिट करने के लिए, तो उसको क्लिक करने से कोई सबमिट का एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। पर हाँ, अगर मैं एक नॉर्मल सिंपल बटन बनाती हूँ अपने फॉर्म के अंदर और उसका टाइप में सबमिट लिख दूँ तो फिर वो सबमिट का काम करेगा। सेकेंड टाइप जो होता है बटन्स के अंदर वो होता है मेरा सिंपल एक बटन टाइप। यानी अगर फॉर्म के अंदर मुझे कोई नॉर्मल बटन बनाना है, जैसे यहाँ पर अगर मैं कोई हेलो बटन बनाना चाहती हूँ तो इसके अंदर मैं इसका टाइप दे सकती हूँ सिंपल बटन। अब इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो एक ये मेरा सबमिट बटन हो गया जिसको क्लिक करने से सबमिट होता है, दूसरा हो गया हेलो बटन। अब हेलो बटन को क्लिक करने से सबमिट नहीं हो रहा जबकि पहले हो रहा था, क्योंकि हमने इसका टाइप एक्सप्लिसिटली जाकर एज बटन किया है, पर बाय डिफॉल्ट इसका टाइप सबमिट ही होता। थर्ड टाइप ऑफ बटन जो होता है वो होता है हमारे पास रीसेट बटन। रीसेट बटन क्या करता है, फॉर्म में जितनी भी चीज़ें हमने लिख रखी है उस सबको रिफ्रेश कर देगा, यानी वो सारी इन्फॉर्मेशन को रीसेट कर देगा, उसको हटा देगा। यहाँ पर मैं एक और बटन क्रिएट कर लेती हूँ जिसके टाइप में हम लिखने वाले हैं रीसेट, और इसको मैं यहाँ पर लिखूँगी रीसेट। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। अब मान लेते हैं यहाँ पर मैंने यूज़र नेम लिख दिया, यहाँ मैंने अपना कोई पासवर्ड लिख दिया, यहाँ मैंने अपनी एज एंटर कर दिया है। अब जैसे ही मैं रीसेट पर क्लिक करूँगी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गायब हो जाएगी और मेरा पूरा फॉर्म खाली हो जाएगा। तो तीनों टाइप के बटन मैंने देख लिया। फॉर्म के अंदर एक बटन, या इन जनरल HTML के अंदर फॉर्म से बाहर भी अगर मुझे बटन्स क्रिएट करने हैं तो मैं 3 टाइप के बटन क्रिएट कर सकती हूँ। फर्स्ट इज माई सबमिट बटन, सेकेंड इज माई बटन टाइप एंड थर्ड इज माई रीसेट टाइप। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं HTML के अंदर इनपुट एलिमेंट में, जिसमें हम इनपुट एलिमेंट की फॉर्म में एक बटन को क्रिएट कर सकते हैं। इनपुट में जब मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स दिखाए थे तो इनपुट के अंदर ही एक डिफरेंट टाइप होता है बटन टाइप का। तो मैं अपने फॉर्म के अंदर एक बटन को अगर क्रिएट करना चाहती हूँ तो उसको मैं इनपुट एलिमेंट की हेल्प से भी क्रिएट कर सकती हूँ। वो क्रिएट करने के लिए मुझे टाइप को एज सबमिट देना पड़ेगा। अब इनपुट एलिमेंट की हेल्प से बटन को क्रिएट करने के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ इनपुट एंड वहाँ पर टाइप की वैल्यू को सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख कर देखेंगे एज बटन। तो इस तरीके से एक बटन मुझे क्रिएट करना है। मैं नेक्स्ट लाइन पर जाकर एक इनपुट एलिमेंट क्रिएट करूँगी जिसमें टाइप हो जाएगा एज माई बटन। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब यहाँ पर एक नई चीज़ अपीयर हुई है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ये मेरा बटन तो है, इसको क्लिक करने से अभी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, पर मुझे पता चल रहा है कि स्क्रीन पर एक बटन तो आ ही गया, बट इस बटन के ऊपर कुछ लिखा नहीं है। अगर इनपुट से मैं जिस बटन को क्रिएट करती हूँ उसके ऊपर मुझे कुछ डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ वैल्यू एट्रीब्यूट का। तो वैल्यू एट्रीब्यूट के ऊपर अगर मैं लिख दूँ क्लिक मी और अब इसको रिफ्रेश करूं तो मेरे पास एक बटन डिस्प्ले हो रहा है जिस पर क्लिक मी अपीयर हो रहा है। तो इस तरीके से इनपुट एलिमेंट की फॉर्म में मैंने एक बटन को क्रिएट कर लिया, पर ये बटन अभी कुछ काम नहीं कर पा रहा। अगर मुझे इस बटन को यूज़ करना है, मतलब इनपुट से एक ऐसा बटन बनाना है जो सबमिट कर पाए इन्फॉर्मेशन को, तो फिर मैं यूज़ कर सकती हूँ टाइप इज इक्वल टू सबमिट का। तो यहाँ पर एक और मैं इनपुट की हेल्प से टाइप इज इक्वल टू सबमिट अगर लिख दूँ तो एक बटन बना पाऊंगी। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब ये सबमिट बटन मेरे पास अपीयर हो गया। ये कौन सी लाइन की मदद से अपीयर हुआ, HTML में जब मैंने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि बटन के ऊपर दिखाई क्या देना चाहिए वो मैंने कभी भी डिफाइन नहीं किया। तो बाय डिफॉल्ट जब टाइप इज इक्वल टू सबमिट होता है तो इस तरीके से सबमिट मेरे बटन के ऊपर ऑटोमेटिकली दिखाई देता है, और इसको क्लिक करने से अब मेरा पूरा का पूरा फॉर्म सबमिट हो रहा है और मैं रीडायरेक्ट हो रही हूँ इस URL की तरफ। मैं वापस जा सकती हूँ। अगर मुझे सबमिट की जगह इसके ऊपर भी क्लिक मी दिखाना है तो मैं इसकी भी वैल्यू चेंज करके वहाँ पर लिख सकती हूँ क्लिक मी बटन 2 यानी B2। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरा फर्स्ट बटन हो गया जिसको क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा, सेकंड बटन हो गया जिसको क्लिक करने से मेरा फॉर्म हो जाता है सबमिट। अब इनपुट एलिमेंट की हेल्प से मैं अपने बटन्स को तो क्रिएट कर सकती हूँ, बट ये जनरली एडवाइजेबल नहीं होता। जब भी हम HTML के अंदर बटन्स को क्रिएट करेंगे उनको क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं इस बटन टैग का। हम इनपुट एलिमेंट की हेल्प से बटन्स को क्रिएट नहीं करने वाले, क्योंकि वो एक अच्छा तरीका नहीं है HTML के अंदर बटन्स को डिस्प्ले कराने का।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स के अंदर नेम एट्रीब्यूट के बारे में। यानी जब भी मेरे फॉर्म के अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन सबमिट होकर जाती है वो हमेशा नेम वैल्यू के पेयर में होकर जाती है। जैसे अगर मैंने किसी भी इनपुट के अंदर किसी यूज़र नेम को एंटर किया तो वो यूज़र नेम की जो भी इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए मुझे एक नेम वैल्यू का पेयर सेंड करना पड़ेगा, जिसमें वैल्यू तो वो टेक्स्ट होगा जो मैंने यूज़र नेम वाले इनपुट बॉक्स के अंदर एंटर किया है और नेम वो एट्रीब्यूट होगा जिसको मैं डिफाइन कर रही हूँ। तो नेम मुझे हमेशा अपने इनपुट के साथ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको डिफाइन करना पड़ता है, ताकि बैकएंड में जाकर या जहां पर भी मेरा डेटा सेंड हुआ है वहां पर जाकर ये पता चल सके कि इस इनपुट बॉक्स के अंदर क्या इंफॉर्मेशन एंटर हुई थी। तो इनपुट बॉक्स के अंदर जो भी मैं एंटर करूंगी उसको एक्सेस करने के लिए, उसको रेफर करने के लिए जिस नाम का हम इस्तेमाल करेंगे उसे हम नेम एट्रीब्यूट के अंदर डिफाइन करते हैं। इसका छोटा सा हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर्म के अंदर इन सारी इंफॉर्मेशन को हटाकर मैं सिर्फ रखने वाली हूँ अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो एक बार इस फॉर्म को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये हेलो बटन भी यहाँ से हम हटा देते हैं। दो चीज़ें मेरे पास, यूज़र नेम एंड माय पासवर्ड। अब यूज़र नेम के अंदर जैसे ही मैं कुछ इन्फॉर्मेशन सबमिट करती हूँ, मान लेते हैं मैंने यहाँ लिखा ABCD एंड पासवर्ड में भी लिखा ABCD। अब एक और एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ ऐड कर लेते हैं विच इज़ माय सबमिट बटन। दोबारा से रिफ्रेश करके ABCD एंड सबमिट होते ही क्या हुआ, मेरी फाइल प्रोसेस हो गई एंड मैं इस लिंक की तरफ रीडायरेक्ट हो गई। बट यहाँ पर जैसे ही मैं यूज़र नेम को क्या दे दूँ, यूज़र नेम को मैं कोई नेम दे दूँ, मतलब इस इनपुट टाइप को मैं कोई नेम दे दूँगी। मान लेते हैं इसका नेम हम रख देते हैं यूज़र नेम के इक्वल। यहाँ पर ये चीज़ आपको कंफ्यूजिंग लगेगी कि आईडी भी यूज़र नेम है, प्लेस होल्डर में भी मैं सिर्फ यूज़र नेम लिख सकती थी, बट उससे कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली एक सिमिलैरिटी, एक अच्छा लेआउट बना रहे, इसीलिए नेम के अंदर मैंने यूज़र नेम लिख दिया है। इसको अब मैं करने वाली हूँ सेव एंड इसको कर देते हैं रिफ्रेश। दोबारा से मैं यूज़र नेम के अंदर ABCD एंटर करूँगी, पासवर्ड के अंदर ABCD एंटर करूँगी और अब मैं करने वाली हूँ सबमिट। तो अब जो URL है वो थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है। इसको एक बार मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लूँ। अब URL के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, सर्वर तक वाला पार्ट तो ठीक है क्योंकि ये वो सेम चीज़ है जो मैं अपने फॉर्म के एक्शन में डालती हूँ, बट उसके बाद मुझे दिख रहा है यूज़र नेम इक्वल्स ABCD। तो ये जो यूज़र नेम है ये बेसिकली ये नाम है, ये नेम है जो मैंने अपने इनपुट को दिया है एंड उसके बाद इसकी वैल्यू आ गई है। वैल्यू क्या डाली थी इसके अंदर, मैंने वैल्यू फॉर्म के अंदर जो मैंने डाली थी दैट वाज इक्वल टू ABCD। तो मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन सेंड होती है फॉर्म में वो नेम इक्वल्स वैल्यू की फॉर्म में सेंड होती है, जहां पर नाम मेरे नेम एट्रीब्यूट का नाम होता है इनपुट एलिमेंट के अंदर और वैल्यू वो वैल्यू होती है जो मैं इनपुट एलिमेंट के अंदर एक्चुअली ऐड करती हूँ। अगर मैं यहाँ पर यूज़र नेम की जगह कुछ मान लेते हैं क्वेरी लिख देती, इसे हटा लेते हैं, इसको कर लेते हैं सेव। अब मैंने नेम को क्वेरी लिख दिया। अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं एंड दोबारा से यहाँ पर ABCD लिखने वाली हूँ, अपना कोई पासवर्ड मैंने एंटर किया और उसको किया सबमिट, तो अब यहाँ पर लिखा आ रहा है क्वेरी इक्वल टू ABCD। क्वेरी यानी वो नेम जो मैंने अपने इनपुट एलिमेंट को दिया था और ABCD यानी वो वैल्यू जो मैंने इनपुट एलिमेंट के अंदर एंटर की थी। तो इस तरीके से नेम एट्रीब्यूट एक तरीके से एक नाम दे देते हैं हम उस वैल्यू को जिसको हम रेफर करना चाहते हैं एक फॉर्म के सबमिट होने के बाद। वैसे बाय डिफॉल्ट इन जनरल फॉर्म्स के अंदर जो नेम एट्रीब्यूट होता है वो कंपलसरी नहीं होता, बट जब भी हम अपना फॉर्म बनाएंगे और उसके अंदर इनपुट एलिमेंट्स बनाएंगे तो हम हमेशा नेसेसरीली उसके अंदर एक नेम एट्रीब्यूट डिफाइन जरूर करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं जिस इंफॉर्मेशन को हम फॉर्म के डेटा की फॉर्म में भेज रहे हैं वो बैकएंड में एक्सेसिबल हो और उसको एक्सेस करने के लिए हम नेम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर नेम को मैं वापस से नाम दे देती हूँ यूजर नेम एंड यहाँ पर इनपुट में मैं एक और नेम एट्रीब्यूट डिफाइन करती हूँ, इसको हम नाम दे देते हैं पासवर्ड। यूजुअली हम जो नेम रखते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं, तो यहाँ पर यूज़र नेम की जगह सिर्फ यूज़र रख लेते हैं और पासवर्ड की जगह सिर्फ पास रख लेते हैं। तो हमारा जो नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू होता है वो जनरली थोड़ा सा छोटा हम रखते हैं। अब मैं यहाँ पर ABCD लिखूँ, यहाँ पर मैंने पासवर्ड लिखा, इसको मैंने किया सबमिट, तो ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है यूज़र इज इक्वल टू ABCD एंड पास इज इक्वल टू ABCD। यानी ये यूज़र नेम में जो मैंने चीज़ एंटर की थी, वैल्यू एंटर की थी एंड पासवर्ड के अंदर जो वैल्यू एंटर की थी वो अब मेरे URL के साथ पास होती है, मतलब इन्फॉर्मेशन
यहाँ पर पास हो रही है। अब वैसे तो ये बहुत अनसेफ तरीका है इन्फॉर्मेशन को पास करने का। क्यों? क्योंकि अगर जैसे ही मैं किसी फॉर्म को सबमिट करूंगी तो मेरे यूआरएल के अंदर ही, यूआरएल ज़रूरी नहीं है सिर्फ मेरे बैकएंड के सर्वर के पास ही जाए, बहुत सारी डिफरेंट एंटिटीज़ होती हैं बीच में जिनके पास यूआरएल जाता है। तो यूआरएल के अंदर जनरली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हम पास नहीं कराते। तो यहाँ पर मेरा जो पासवर्ड है ये बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो मेरे यूआरएल के अंदर दिख रही है, जो नहीं दिखनी चाहिए। अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर लॉगिन करेंगे, अगर आप फेसबुक के ऊपर लॉगिन करेंगे या किसी और वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करेंगे, वहां पर यूआरएल के अंदर हमें पासवर्ड्स दिखाई नहीं देते, बट यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये काफ़ी अनसेफ तरीका है। तो आगे जाकर जब जावास्क्रिप्ट में हम HTTP प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, गेट रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कैसे इस जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम अपने यूआरएल से हटा सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, सारी की सारी जो डेटा है वो गेट रिक्वेस्ट की फॉर्म में पास हो रहा है, पर आगे जाके पोस्ट रिक्वेस्ट को जब हम यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो हम इस पासवर्ड को अपने यूआरएल से हटा पाएंगे, बाकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को यूआरएल से हटा पाएंगे। बट अभी के लिए हमें उस चीज़ को इग्नोर करना है। अभी के लिए सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देना है कि जैसे ही नेम मैंने डिफाइन किया वैसे ही नेम इज इक्वल टू वैल्यू का एक पेयर बन गया। इस सेम चीज़ को हम गूगल सर्च में भी देख सकते हैं। मतलब अगर मैं google.com पर जाऊं और यहाँ पर मान लेते हैं मैंने सर्च किया फॉर एप्पल के लिए, जैसे ही सर्च किया अगर मैं यूआरएल को ऑब्जर्व करूं तो यहाँ तो आ रहा है google.com सर्च क्वेश्चन मार्क, पर उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है Q इज इक्वल टू एप्पल। सिर्फ इतना पार्ट मुझे देखना है, इसके बाद वाला नहीं देखना। Q इज इक्वल टू एप्पल आ रहा है और यहाँ पर एप्पल की जगह मैं मैंगो को सर्च करूँ तो यहाँ पर आएगा Q इज इक्वल टू मैंगो। अगर मैं इसकी जगह मान लेते हैं वॉच को सर्च करूं तो यहाँ पर आएगा Q इज इक्वल टू वॉच। तो यहाँ पर भी ये एक नेम इज इक्वल टू वैल्यू का पेयर है जो बन रहा है गूगल पर। सेम चीज़ हम यूट्यूब पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। यूट्यूब पर अगर मैं सर्च करती हूँ फॉर एप्पल तो एप्पल पर सर्च किया तो यहाँ आ रहा है सर्च क्वेरी इज इक्वल टू एप्पल। अगर मैंने माइक्रोसॉफ्ट सर्च किया तो यहाँ पर आ रहा है सर्च क्वेरी इज इक्वल टू माइक्रोसॉफ्ट। तो इस इनपुट बॉक्स में ये यूट्यूब के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन हम टाइप कर रहे हैं ये भी एक तरीके से इनपुट बॉक्स के अंदर टाइप हो रही है। इस इनपुट बॉक्स के लिए यूट्यूब ने जो नेम डिफाइन किया है दैट इज इक्वल टू सर्च क्वेरी, और गूगल ने इस इनपुट बॉक्स के लिए जो नेम डिफाइन किया है दैट इज इक्वल टू क्यू। वैसे अब अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, डायरेक्टली चीज़ों को मैं यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकती हूँ। मतलब यूट्यूब पर कुछ भी सर्च होता है, जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट की जगह अगर गूगल सर्च किया तो क्या हुआ, बाकी पूरा का पूरा यूआरएल सेम रहता है, बस चेंज क्या होता है, बस चेंज होता है ये सर्च क्वेरी इज इक्वल टू समथिंग। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस यूट्यूब के यूआरएल को अगर मैं कॉपी करके अपने फॉर्म के यूआरएल में बनाऊँ, या इनफैक्ट अगर मैं एक सेपरेट फॉर्म क्रिएट करूँ, मान लेते हैं मैंने इस अलग फॉर्म को क्रिएट किया और इस फॉर्म के एक्शन में मैं क्या करने वाली हूँ, एक्शन में मैं यूट्यूब का पूरा यूआरएल कॉपी पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पर मैं एक इनपुट बॉक्स देती हूँ जिसका टाइप मैं लिखूंगी टेक्स्ट, और इसके अंदर मैं प्लेस होल्डर बना देती हूँ सर्च इन यूट्यूब, और इसको मैं नेम दे देती हूँ विच इज इक्वल टू दिस सर्च क्वेरी। सर्च क्वेरी के इक्वल मैंने इसको नेम दे दिया सर्च अंडरस्कोर क्वेरी, एंड लास्ट में मैंने एक बटन बना दिया जो मेरा सबमिट बटन हो जाएगा, या फिर इसको मैं कह देती हूँ सर्च बटन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्शन में जो यूआरएल है उसके अंदर रिजल्ट्स तक मैं रखने वाली हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मार्क एंड सर्च क्वेरी इक्वल, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जैसे ही मेरा फॉर्म सबमिट होता है वैसे ही उस यूआरएल के अंदर ऐड हो जाती हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन को मैं हटा लेती हूँ, इसको करती हूँ सेव, एंड अब अपने पेज को मैं करती हूँ रिफ्रेश। तो ये तो मेरा अलग फॉर्म हो गया, ये मेरा सेकेंड फॉर्म हो गया। इनफैक्ट यहाँ मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देती हूँ HR की फॉर्म में, तो ये मेरा सेकंड फॉर्म हो गया। सेकंड फॉर्म में क्या आ रहा है मेरे पास इनपुट का बॉक्स आ रहा है जिसमें मैं कुछ भी टेक्स्ट जो है उसको टाइप कर सकती हूँ, एंड एक मेरे पास एक सर्च का बटन आ रहा है। अब यहाँ पर मैं टाइप करने वाली हूँ एप्पल। जैसे ही मैं एप्पल टाइप करके सर्च पर क्लिक करती हूँ वैसे ही क्या हुआ, मैंने जो भी सर्च किया था वो यूट्यूब सर्च में कन्वर्ट हो गया। ये यूट्यूब सर्च में इसलिए कन्वर्ट हुआ क्योंकि यूट्यूब जहाँ से एक्चुअली मेरे पास रिजल्ट्स लेकर आता है, मैंने अपने HTML फॉर्म में उसी URL पर रिक्वेस्ट भेज दी। तो अब यहाँ पर आकर मुझे समझ में आया कि एक्शन एक्चुअली करता क्या है। एक्शन मेरे इस इनपुट
बॉक्स का डेटा इस यूआरएल को भेजता है, जैसे ही एक्शन मेरे इनपुट बॉक्स का डेटा इस यूआरएल को भेजेगा, वैसे ही यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, फिर मेरा नेम आ जाएगा, नेम में सर्च क्वेरी का नेम आ जाएगा, तो यहाँ पर सर्च क्वेरी इज इक्वल टू समथिंग समथिंग करके एक प्रॉपर एक्चुअल यूट्यूब का यूआरएल क्रिएट हो जाएगा। तो इसकी मदद से मैंने जो एक सिंपल सा वेब पेज बनाया था, उसके अंदर इनपुट में मैं जो भी टाइप कर रही हूँ वो इंटरनली पहले यूट्यूब के पास जाएगा, यूट्यूब सर्वर्स पर, एंड वहां पर यूट्यूब में सर्च होगा एंड मुझे एक यूट्यूब का पेज दिखाई देने लग जाएगा। बट अगर यहाँ पर सर्च क्वेरी की जगह मैं सिर्फ सर्च क्यू लिख दूँ, इसे सेव करके अगर मैं दोबारा रिफ्रेश करूँ एंड अब अगर यहाँ मैं एप्पल टाइप करूँ तो क्या होगा, सर्च करने पर ये नो रिजल्ट्स फाउंड आ रहे हैं। नो रिजल्ट्स फाउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि सर्च क्यू जैसा कुछ नहीं होता यूट्यूब के अंदर। यूट्यूब का यूआरएल फिक्स्ड है, यूट्यूब के यूआरएल में क्या आता है, सर्च क्वेरी ही हमेशा सर्च होगा, तो इसीलिए उसे समझ ही नहीं आया कि सर्च क्यू क्या है। तो ऐसे अगर मैं अपने वेब पेज को किसी नॉर्मल एग्जिस्टिंग किसी बड़ी वेबसाइट के साथ जोड़ना चाहती हूँ तो सिंपली मुझे क्या करना है, उसका यूआरएल देखना है, उसमें ये देखना है कि जिस भी इंफॉर्मेशन के लिए मैं सर्च कर रही हूँ या जो भी पैरामीटर पास हो रहा है, जो भी वैल्यू पास हो रही है, उसमें मुझे नेम क्या रखना है अपने इनपुट एलिमेंट का। ये सिंपल बेसिक सी चीजें मैं देखकर अपने दो डिफरेंट पेजेस को कनेक्ट कर सकती हूँ। नेक्स्ट हम बढ़ने वाले हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 की तरफ। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 में मुझे एक्टिविटी दी है कि मुझे एक सर्च ऑप्शन क्रिएट करना है जो रीडायरेक्ट हो जाता है सर्च रिक्वेस्ट टू गूगल। मतलब जैसे इसी चीज़ अभी हमने यूट्यूब के लिए की, कुछ वैसा ही सिमिलर सा हम गूगल के लिए करने वाले हैं। गूगल के लिए किस तरीके की चीज़ करेंगे कि मुझे एक इनपुट बॉक्स बनाना है, यहाँ पर मुझे एक सबमिट का बटन बनाना है। इस इनपुट बॉक्स के अंदर मैं कुछ भी टाइप करूं, मान लेते मैंने एप्पल टाइप किया, तो जैसे ही मैं इस सबमिट पर क्लिक करूं वैसे ही मेरे पास गूगल का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें सर्च के अंदर वही सेम टेक्स्ट सर्च होगा जो मैंने अपने नॉर्मल पेज के अंदर सर्च किया था। कुछ ऐसा सा मुझे करना है जो अभी हमने यूट्यूब के लिए किया। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने HTML के अंदर हम क्या करने वाले, एक फॉर्म को क्रिएट करेंगे। अब मुझे डिसाइड करना है कि फॉर्म का डेटा रीडायरेक्ट कहाँ पर होगा, तो उसके लिए google.com पर देखते हैं कि डेटा रीडायरेक्ट होता कहाँ पर है। मैं जाने वाली हूँ google.com पर। अब यहाँ पर जैसे ही मान लेते हैं मैंने एप्पल सर्च किया तो ये बड़ा सा जो URL है वो मुझे डिस्प्ले हो रहा है। इसको कर लेते हैं कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पर। अब इस बड़े से URL में जो शुरुआत वाला पार्ट है सिर्फ ये मेरे काम का है, मतलब सिर्फ Q इज इक्वल टू एप्पल। मुझे इतना देखना है, लास्ट वाली जो चीज़ है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, तो लास्ट वाले पार्ट को मुझे इग्नोर करना है। इनफैक्ट मैं उसको हटा ही लेती हूँ कुछ इस तरीके से। इतना वाला जो पार्ट है इसको हम अपने एक्शन के अंदर ऐड करेंगे, तो एक्शन हो जाएगा दिस थिंग। और मुझे पता है कि यहाँ पर नेम क्या होना चाहिए, मेरी क्वेरी का नेम होना चाहिए क्यू के इक्वल। तो मैं अपने फॉर्म के अंदर एक इनपुट एलिमेंट क्रिएट करने वाली हूँ। सबसे पहले तो इसका टाइप में देने वाली हूँ टेक्स्ट के इक्वल एंड इसको नेम में देने वाली हूँ क्यू। इसके साथ साथ हम प्लेस होल्डर दे सकते हैं सर्च इन गूगल। नेक्स्ट मैं एक बटन बनाऊंगी और बटन को मैं नाम दे देती हूँ सर्च। इसको कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पर जाकर हम करते हैं रिफ्रेश। तो सर्च इन गूगल मेरे पास क्रिएट हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा एप्पल। जैसे ही मैं सर्च पर क्लिक करूंगी एक्चुअली गूगल पर जाकर मेरी जो क्वेरी है वो सर्च हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना, सिंपली मुझे क्या चाहिए था, ये एक सिंपल सा URL चाहिए था, पहले देख लेना है। ये सेम चीज़ हम रेडिट के साथ कर सकते हैं, ये सेम चीज़ हम एक दो और वेबसाइट्स हैं जिनके साथ रिक्रिएट कर सकते हैं। तो एक तरीके से एक्सप्लोर करने का तरीका है। तो आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम में दे रही हूँ कि अपने टाइम में थोड़ा सा 5-10 मिनट निकालने अभी पॉज करके वीडियो को, एंड खुद से या तो आप रेडिट पर जा सकते हैं, नहीं तो किसी और रैंडम वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि कैसे नेम एट्रीब्यूट की हेल्प से आप अपने नॉर्मल वेब पेज से किसी एग्जिस्टिंग वेबसाइट पर जाकर सर्च की क्वेरी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जिसको हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स के अंदर वो है मेरा चेकबॉक्स टाइप का एलिमेंट। यानी इनपुट एलिमेंट में जब मैं टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स दे दूं तो मेरे पास एक चेकबॉक्स क्रिएट हो जाता है। चेकबॉक्स क्या होता है, अगर मैं चेकबॉक्स को दिखाऊं तो हम सर्च कर सकते हैं चेकबॉक्स MDN। इस तरीके का जब बॉक्स मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे जाए जिसको मैं टिक कर सकती हूँ, टिक करने से कोई भी इंफॉर्मेशन है, एंड मल्टीपल बॉक्सेस को जब हम टिक कर सकते हैं तो इस तरीके के बॉक्सेस को हम चेक बॉक्सेस कहते हैं। तो ये जो टिक होता है इसको एक तरीके से चेक कहा जाता है। इसको क्रिएट करने के लिए एक इनपुट एलिमेंट मुझे बनाना पड़ेगा। मैं दे सकती हूँ टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स। यहाँ पर मैंने किस चीज़ का चेकबॉक्स बनाने की कोशिश की है, मैं बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराना चाहती हूँ I am 18+। तो इसमें एक चेकबॉक्स आ जाएगा
टिक का मतलब है येस और टिक नहीं किया तो मतलब नो। तो यहाँ पर मैंने एक नेम एट्रीब्यूट दे दिया है, एज नाम दिया है मैंने इसको, आईडी दे दी है मैंने अपने एलिमेंट को विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू एज। अभी के लिए इस चेक्ड को मैं इग्नोर करने वाली हूँ। और इसी सेम इनपुट एलिमेंट के साथ मैंने एक लेबल एसोसिएट कर दिया है फॉर एज, फॉर एंड इसकी आईडी जो है वो सेम होने वाले हैं। तो ये इस टेक्स्ट को मैंने इस इनपुट एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर दिया है। तो अभी तक हमें समझ आ गया होगा कि इनपुट एलिमेंट जब भी हमें लिखना है तो यूजुअली जिस इनपुट एलिमेंट के साथ हम कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वहाँ इनपुट एलिमेंट के साथ मुझे अपना लेबल भी लिखना पड़ेगा। तो इसी सेम चीज़ को हम अपने HTML फाइल के अंदर लिखने वाले हैं। मैं एक फॉर्म बनाऊंगी, फॉर्म, इसके अंदर एक्शन लिख लेते हैं /server या कुछ भी हम एक्शन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इनपुट एलिमेंट बनाऊंगी, टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स, इसकी हम आईडी दे देते हैं एज के इक्वल, इसका नेम भी दे देते हैं हम एज के इक्वल, एंड नेक्स्ट लाइन में हम दे देते हैं लेबल। लेबल के अंदर फॉर आईडी विच इज़ इक्वल टू एज, और इसमें कर देते हैं आई एम 18+। इसको एक बार करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये इसको हम चेक कर सकते हैं, आई एम 18+, तो ये ट्रू हो जाएगा, नहीं तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसको कहते हैं बेसिकली अभी ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। तो ऑन होने का मतलब है जब ब्लू सा दिखने लग जाए, हाईलाइट हो जाए, टिक मुझे दिखने लग जाए, एंड ऑफ मतलब अभी तक खाली है। अब मैं आई एम 18+ इस पर क्लिक करूंगी तब भी ये ऑन हो जाएगा। तो सिर्फ बॉक्स पर जाने की जरूरत नहीं है, लेबल्स की हेल्प से मैं अगर बाहर भी क्लिक करती हूँ तो भी मेरा चेकबॉक्स टिक हो जाएगा। अब इसके अंदर एक चेक्ड नाम का एट्रीब्यूट होता है जिसको हम लिख सकते हैं। जैसे ही मैंने चेक्ड लिखा और मैंने सेव किया तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो चेकबॉक्स है वो चेक्ड होगा। अगर मैं इस चेक्ड को हटा दूं यहाँ से और अब अगर रिफ्रेश करूं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अनचेक्ड होगा। तो जब भी मुझे बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड चाहिए इन्फॉर्मेशन तो मैं क्या कर सकती हूँ, चेक्ड को लिख सकती हूँ। तो इस तरीके से हम चेक बॉक्सेस को क्रिएट करते हैं HTML फॉर्म्स के अंदर। अब इन चेक बॉक्सेस का फॉर्म्स के अंदर काम क्या होता है, बहुत बार हमने ऐसे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया होगा जहाँ पर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हमें दी हुई हैं और लास्ट में मुझे क्या करना होता है, लास्ट में हमें एक टिक करके करना होता है आई एग्री टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, या इसी तरीके की सिमिलर चीज़ें होती हैं। या फिर मान लेते हैं मुझे एक ऐसा फॉर्म दिया गया जिसमें मुझे मल्टीपल सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और मुझे सिलेक्ट करना है कौन कौन से सब्जेक्ट्स मुझे चूज़ करने इस सेमेस्टर के लिए कॉलेज के अंदर। तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको हम चेक बॉक्सेस की फॉर्म में इनपुट लेते हैं। अब जैसे ही मैंने चेक बॉक्स में आई एम 18+ वाला लेबल ऐड कर दिया और उसके बाद मैं एक बटन बनाने वाली हूँ जो मेरा सबमिट बटन होगा। इसको एक बार करते हैं सेव एंड इसको करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही मैं इसको चेक करके सबमिट करूंगी तो मेरे URL में क्या आया, मेरे URL में आया एज इज इक्वल टू ऑन। एज क्या था, एज था मेरे इस इनपुट एलिमेंट की यानी चेकबॉक्स का नेम। तो एज इज इक्वल टू ऑन, जब भी मेरा चेकबॉक्स टिक होता है तो एक्शन में ऑन पास होता है, पर अगर मैं इसको अनटिक करके सबमिट करूं तो फिर URL के अंदर कुछ भी ऐड नहीं होगा। ये एक नोट करने वाली चीज़ है कि चेक बॉक्सेस को टिक करके जब भी हम इंफॉर्मेशन को पास करते हैं तो अगर वो टिक था तो ऑन पास होता है, नहीं तो URL के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन पास नहीं होती। नेक्स्ट टाइप ऑफ इनपुट एलिमेंट जिसको हम पढ़ेंगे ये है मेरा रेडियो बटन। अब रेडियो बटन्स कैसे दिखते हैं, इसके लिए भी एक बार MDN को सर्च करते हैं, रेडियो बटन MDN। इस तरीके के जो बटन्स होते हैं, जैसे यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन में मैं टिक कर रही हूँ तो एक पर्टिकुलर बटन सिलेक्ट होता है, इसको हम कहते हैं रेडियो बटन। रेडियो बटन और चेकबॉक्स में डिफरेंस ये होता है कि जब आप मल्टीपल चेकबॉक्सेस को दिखाते हैं तो आप मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, पर रेडियो बटन्स को अगर हम ग्रुप करके दिखा रहे हैं तो उनमें से एक ही सिलेक्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैं ह्यूई पर क्लिक करूँगी तो ड्यूई अनसेलेक्ट हो जाएगा, अगर मैं ल्यूई पर क्लिक करूँगी तो ऊपर वाला जो फर्स्ट ऑप्शन था वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो जब भी रेडियो बटन्स का ग्रुप होता है उनमें से एक ही ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रेडियो बटन्स को किस काम के लिए यूज़ करते हैं, जब भी मुझे मान लेते हैं येस नो के ऑप्शंस देने होते हैं, या फिर जब भी मान लेते हैं मुझे जेंडर में मेल फीमेल अदर्स इस तरीके के जब ऑप्शंस देने होते हैं जिसमें पता होता है कि सारे ऑप्शंस तो कोई सिलेक्ट नहीं करेगा, कुछ एक ही ऑप्शन ट्रू होने वाला है, या मान लेते हैं ट्रू फॉल्स का ही अगर मुझे ऑप्शन देना है, या तो कोई चीज़ ट्रू होगी या कोई चीज़ फॉल्स होगी। तो इस तरीके के जब भी ऑप्शंस मुझे देने होते हैं तो उसमें हम रेडियो बटन्स का यूज़ करते हैं। रेडियो बटन्स को क्रिएट करने के लिए हम एक इनपुट एलिमेंट बनाते हैं जिसमें टाइप इज इक्वल टू रेडियो रखते हैं। जैसे मान लेते हैं मुझे कोई लिस्ट बनानी है फ्रूट्स की, मैं मल्टीपल फ्रूट्स हैं जिनको दिखाना चाहती हूँ कुछ इस फॉर्मेट में कि ये मेरे रेडियो बटन्स क्रिएट हो गए। यहाँ पर मेरे पास एप्पल आ गया, यहाँ पर मेरे पास मैंगो आ गया, यहाँ पर मेरे पास
बनाना आ गया। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसके लिए मैं इनपुट टाइप में लिख सकती हूँ रेडियो, नेम में मैं लिख सकती हूँ फ्रूट। इस पर्टिकुलर फ्रूट की जो आईडी होगी दैट विल बी एप्पल, मतलब इस पर्टिकुलर फ्रूट की आईडी जो है उसको मैं एप्पल लिख सकती हूँ। अभी के लिए इस वैल्यू एट्रीब्यूट को इग्नोर करते हैं और इसी फ्रूट के साथ मैं लेबल एसोसिएट कर सकती हूँ फॉर एप्पल एप्पल। तो ये पूरा का पूरा एक सिंगल रेडियो एलिमेंट मेरे पास क्रिएट हो जाएगा। इसको क्रिएट करने के लिए अपनी HTML फाइल में जाते हैं, इसी फॉर्म के अंदर नेक्स्ट लाइन में जाकर, या इनफैक्ट मैं एक डिव बना लेती हूँ। डिव के अंदर सबसे पहले मैं एक इनपुट एलिमेंट को क्रिएट करूंगी जिसका टाइप हम लिखेंगे रेडियो के इक्वल। इसके अंदर नेम दे देते हैं, नेम हो जाएगा मेरे पास फ्रूट, आईडी हो जाएगी मेरे पास एप्पल के इक्वल, एंड इसी के साथ एसोसिएट करके मैं एक लेबल को क्रिएट करने वाली हूँ फॉर माई एप्पल, जिसके अंदर भी एप्पल लिखा होगा। इसको अभी करते हैं सेव एंड यहाँ से करते हैं रिफ्रेश। तो क्या हुआ, ऊपर चेकबॉक्स तो था ही, नीचे मेरे पास एक रेडियो बटन बन गया है जिसमें एप्पल आ गया है। अब मैं चाहूँ तो मल्टीपल इस तरीके के ऑप्शंस दे सकती हूँ। एक मैंने एप्पल का ऑप्शन दे दिया, एक मैंने मैंगो का ऑप्शन दे दिया। तो हर जगह जहाँ आईडी में मैंगो था, ये फॉर में भी मैंगो कर दिया। यहाँ पर आईडी में मेरे पास बनाना था तो मैंने फॉर में भी बनाना कर दिया। एंड इस तरीके से सेम चीज़ मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकती हूँ फॉर मैंगो, तो यहाँ पर भी मेरे पास मैंगो आ गया। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरे पास एक एप्पल आ गया, एक मैंगो आ गया, एक बनाना आ गया। अब इनको ग्रुप करने का मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी सिर्फ एक ही सिलेक्ट हो रहे हैं, जैसे ही मैं दूसरे को सिलेक्ट कर रही हूँ पहले वाला अनसिलेक्ट हो रहा है। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैंने सब में ये जो नेम एट्रीब्यूट है इसको सेम रखा है। मतलब नेम एट्रीब्यूट को जब मैं सेम करती हूँ तो उसका मतलब होता है कि मैंने मल्टीपल रेडियो बटन्स को ग्रुप कर दिया है। क्योंकि नेम एट्रीब्यूट्स फ्रूट है तो फ्रूट की एक ही वैल्यू हो सकती है जो URL के अंदर जाएगी। अगर मैंने बनाना को सिलेक्ट करके सबमिट किया तो मेरे URL के अंदर कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन जाएगी। एज तो पहले वाला चेकबॉक्स था पर फ्रूट इज इक्वल टू ऑन जा रहा है अभी। अगर मैंने मैंगो को सिलेक्ट करके सबमिट किया तो भी फ्रूट इज इक्वल टू ऑन जा रहा है। अगर मैंने एप्पल को सबमिट किया तो भी फ्रूट इज इक्वल टू ऑन जा रहा है। पर मैं कैसे सबमिट करके डेटा के साथ ये इन्फॉर्मेशन भेजूं कि मैंने टिक कौन सा किया था, क्या मैंने एप्पल टिक किया था, क्या मैंने मैंगो टिक किया था, क्या मैंने बनाना टिक किया था। इनको सबको मैंने ग्रुप तो कर दिया पर वो चीज़ दिखाने के लिए कि एक्चुअली टिक किया हुआ था, मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करती हूँ जिसको हम कहते हैं वैल्यू एट्रीब्यूट। वैल्यू के अंदर यहाँ पर मैं एप्पल अगर लिख दूँ, यहाँ पर इनपुट एलिमेंट में वैल्यू के अंदर अगर मैं मैंगो लिख दूँ और यहाँ पर वैल्यू के अंदर मैं बनाना लिख दूँ और इसको अब अगर मैं सेव करके रिफ्रेश करूँ तो अब अगर मैंने मैंगो को टिक करके सबमिट किया तो फ्रूट इज इक्वल टू मैंगो आया। अगर मैंने बनाना को टिक करके सबमिट किया तो फ्रूट इज इक्वल टू बनाना आया। अगर मैंने एप्पल को टिक करके सबमिट किया तो फ्रूट इज इक्वल टू एप्पल आया मेरे URL के अंदर। अब ये चीज़ इसलिए पॉसिबल हो पा रही है क्योंकि मैंने वैल्यू एट्रीब्यूट अलग से डिफाइन किया। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मेरे URL के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन पास होती है वो किस फॉर्मेट में पास होती है, वो पास होती है नेम इज इक्वल टू वैल्यू के फॉर्मेट में। अब नेम होता है एट्रीब्यूट के अंदर जो भी नाम मैंने डिफाइन किया है, तो यहाँ पर एट्रीब्यूट के अंदर मैंने हर जगह नेम क्या डिफाइन किया था, फ्रूट डिफाइन किया था। और वैल्यू क्या होता है, वैल्यू वो एक्चुअल वैल्यू जिसको मैंने पास किया है। अब क्योंकि बटन्स हैं तो बटन्स की अपनी खुद की वैल्यू तो होती ही नहीं, उनको बस टिक किया जाता है। तो उनके लेबल के अंदर जो वैल्यू थी उसी सेम वैल्यू को मैंने क्या किया, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर डिफाइन कर दिया। तो वो सेम वैल्यू फ्रूट इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में मेरे URL के अंदर इंफॉर्मेशन पास हो गई। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें सीख कर जानी है। जब भी हमें रेडियो बटन्स बनाने हैं तो यूजुअली जब हम रेडियो बटन्स को ग्रुप करते हैं तो सारे के सारे इनपुट एलिमेंट्स में नेम की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर नेम की वैल्यू सेम रखेंगे तभी वो ग्रुप हो पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर फ्रूट 1, फ्रूट 2, फ्रूट 3 इस तरीके से वैल्यू सेव करूं और अब रिफ्रेश करूं तो मैं मैंगो को भी टिक कर सकती हूं, बनाना को भी टिक कर सकती हूं। पर अगर मैं चाहती हूं एक ही टिक हो तो मुझे सब के सब का जो नेम एट्रीब्यूट है उसको सेम रखना पड़ेगा। और अगर मैं चाहती हूं कि वैल्यू भी जाए उनकी साथ में तो अलग से मुझे अपने इनपुट एलिमेंट के अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट को डिफाइन करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बहुत सारे रेडियो बटन्स को ग्रुप किया वैसे ही मैं बहुत सारे चेक बॉक्सेस को भी ग्रुप कर सकती हूँ। चेक बॉक्सेस को ग्रुप करने का भी सेम तरीका होता है, यानी वहाँ पर भी हम नेम एट्रीब्यूट को सेम रखते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, बहुत सारे मैं चेक बॉक्सेस बनाने वाली हूँ। इसको थोड़ा सा स्पेस से सेपरेट करते हैं। यहाँ पर इस तरीके के काफ़ी सारे हम 2-3 ऑप्शंस दे देते हैं। ये चेक बॉक्स टाइप है।
यहाँ पर अब मैं सब्जेक्ट्स को एंटर कराने वाली हूँ। चूज योर सब्जेक्ट्स, यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूज योर सब्जेक्ट्स। तो इस तरीके से सबसे पहले इनपुट में मैंने लिखा टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स, आईडी मैंने दे दिया, पहला सब्जेक्ट हम रख लेते हैं मैथ। शुरुआत में कुछ भी चेक नहीं है तो ये चेक्ड हटा देते हैं फॉर मैथ, और यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट जो मैं डिफाइन कर रही हूँ दैट इज इक्वल टू मैथ। तो ये मेरा मैथ का एक ऑप्शन बन गया है। सेकेंड ऑप्शन जिसको मैं लूँगी वो साइंस ले लेते हैं। साइंस मैंने ले लिया, फॉर साइंस लिख दिया, यहाँ पर भी मैंने साइंस लिख दिया। पर क्योंकि मुझे इन्हें ग्रुप करना है तो नेम में भी सब्जेक्ट्स सेम होना चाहिए, इसके भी नेम में भी मेरे पास सब्जेक्ट्स आना चाहिए। यहाँ पर तीसरा सब्जेक्ट हम ले लेते हैं इंग्लिश ले लेते हैं। इंग्लिश को मैंने आईडी लिया अपने एलिमेंट की एंड इसी को फॉर में यूज़ कर लेते हैं, इसी को टेक्स्ट में यूज़ कर लेते हैं। अब इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, चूज योर सब्जेक्ट्स, ये 3 चेक बॉक्सेस मेरे पास ग्रुप होकर आ गए। अब अगर यहाँ पर मैं इंग्लिश सेलेक्ट करती हूँ और सबमिट करती हूँ तो यहाँ पर आया मेरे पास यूआरएल में सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू ऑन। तो इसकी भी अभी वैल्यू पास नहीं हुई। वैल्यू कैसे पास होगी, वैल्यू ऐसे पास होगी कि जब मैं यहाँ पर एक्सप्लिसिटली जाकर वैल्यू को एज इंग्लिश करूँ या एक्सप्लिसिटली जाकर वैल्यू को एज साइंस करूँ या यहाँ पर एक्सप्लिसिटली जाकर वैल्यू को मैं मैथ करूँ। यहाँ पर नोटिस किया होगा मैं इंग्लिश की जगह ENG ही लिख रही हूँ क्योंकि वैल्यू को यूजुअली हम छोटा रखेंगे। तो इंग्लिश को टिक करके जब मैंने सबमिट किया तो ENG ही आएगा। तो सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू ENG। इनफैक्ट यहाँ नेम को भी मैं छोटा करके SUB कर सकती हूँ सब्जेक्ट्स की जगह, सिर्फ अगर मैं SUB रखना चाहूँ तो URL में अब अगर मैथ को मैंने सेलेक्ट किया तो सब्जेक्ट इज इक्वल टू मैथ मुझे दिखाई देगा। अगर मैंने साइंस और मैथ दोनों को सिलेक्ट किया तो क्या दिखाई देगा, तो मुझे सब्जेक्ट इज इक्वल टू मैथ एंड सब्जेक्ट इज इक्वल टू साइंस दोनों दिखाई देंगे। तो इस तरीके से चेक बॉक्सेस में डिफरेंस ये होता है कि ग्रुप करने के बाद भी मैं मल्टीपल को सिलेक्ट कर सकती हूँ, पर रेडियो बटन्स में ये डिफरेंस होता है कि ग्रुप करने के बाद मैं सिर्फ एक को सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो जो भी हमारा यूज केस होगा फॉर्म्स के अंदर हम उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे कि मुझे एक रेडियो बटन चाहिए या फिर मुझे एक चेक बॉक्स चाहिए। नेक्स्ट चीज जो फॉर्म्स में हम पढ़ने वाले हैं इनका नाम है ड्रॉप डाउन्स। ड्रॉप डाउन्स हमने बहुत सारे देखे होंगे फॉर्म्स में, और HTML के अंदर ड्रॉप डाउन्स को हम सिलेक्ट की फॉर्म में क्रिएट करते हैं। अगर मैं सिलेक्ट MDN सर्च करूँ तो इस तरीके का हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी। कभी कभार फॉर्म्स आते हैं जिसमें मान लेते हैं कभी हमें हमारी स्टेट्स की इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है, अपनी सिटी सिलेक्ट करनी पड़ती है, तो यूजुअली इसी तरीके का फॉर्म एलिमेंट हमें दिखाई देता है। तो इन्हें हम ड्रॉप डाउन्स कहते हैं एंड ड्रॉप डाउन्स को फॉर्म्स के अंदर हम क्रिएट करते हैं यूजिंग आवर सिलेक्ट एलिमेंट। कैसे क्रिएट किया जाता है, मैं एक सिलेक्ट नाम के टैग से एक सिलेक्ट एलिमेंट को क्रिएट करती हूँ। अब सिलेक्ट टैग के अंदर मैं अपना नेम डिफाइन कर सकती हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन ड्रॉप डाउन के अंदर सिलेक्ट होगा, जो भी ऑप्शन, वो किस नाम से सबमिट के बाद URL के अंदर जाएगा। तो वो नेम हम डाल देंगे, वो ID हम डाल देंगे एंड उसके बाद डिफरेंट ऑप्शंस को हम डिफाइन करते हैं। तो मेरे ड्रॉप डाउन के अंदर जितने भी ऑप्शंस होते हैं उससे हर एक इंडिविजुअल के लिए मुझे एक ऑप्शन टैग को लिखना पड़ता है। जैसे अगर मैं एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करना चाहूँ जिसमें मैं प्रोफेशन पूछ रही हूँ, उसके अंदर मुझे 2 ऑप्शंस देने अपने ड्रॉप डाउन के अंदर। एक ऑप्शन है कि आई एम अ स्टूडेंट, एक ऑप्शन है कि आई एम अ डेवलपर। तो उसके लिए मुझे 2 ऑप्शंस को क्रिएट करना पड़ेगा। ऑप्शंस को क्रिएट करने के लिए मैं ऑप्शन टैग का यूज़ करूँगी एंड ऑप्शन टैग के अंदर जो भी हम वैल्यू डिफाइन करेंगे वो सेम वैल्यू पास होने वाली है बैकएंड के अंदर। एक बार क्या करने वाले, इस सेम कोड को लिखकर एक बार रन करते हैं एंड उसके बाद इसे हम एनालाइज करते हैं। तो HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाकर मैं एक और डिव क्रिएट कर लेती हूँ जहाँ पर मैं लिखूँगी चूज़ योर प्रोफेशन। अब मैं सिलेक्ट से एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करने वाली हूँ। इस ड्रॉप डाउन का जो नेम होगा, नेम एट्रीब्यूट होने वाला है प्रोफेशन एंड इसकी ID भी होने वाली है प्रोफेशन की इक्वल। इसके अंदर डिफरेंट जो ऑप्शंस आएंगे, या इनफैक्ट ऑप्शंस के बिना अगर अभी इसको एनालाइज करें, मैं रिफ्रेश करने वाली हूँ, ये हो गया चूज योर प्रोफेशन, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये सेम टेक्स्ट, और मैंने सिर्फ एक ड्रॉप डाउन क्रिएट किया है। तो अभी इस पर क्लिक करने से कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा, पर मुझे एक एरो दिखाई दे रही है जो नीचे की तरफ हो रही है। यूजुअली यही ड्रॉप डाउन्स का सिंबल होता है। अब मैं इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस को क्रिएट करने वाली हूँ। पहला ऑप्शन हम बना लेते हैं जिसके अंदर वैल्यू जाएगी एज माई स्टूडेंट। तो ये हो गया स्टूडेंट का ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो हम रख सकते हैं ये हो जाएगा मेरा डेवलपर का ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं सिंपली डेव लिख सकती हूँ। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश।
अब यहाँ पर जाकर मैं दूसरे ऑप्शंस को, मल्टीपल ऑप्शंस को ड्रॉप डाउन की हेल्प से सिलेक्ट कर सकती हूँ। और जैसे ही मैंने डेवलपर सिलेक्ट किया और मैंने सबमिट किया, मेरे यूआरएल में क्या आ गया, यूआरएल में इंफॉर्मेशन में आ गया प्रोफेशन इज इक्वल टू डेव। और जैसे ही यहाँ पर मैं स्टूडेंट को सबमिट कर लेती और सबमिट करती तो यहाँ पर मेरे प्रोफेशन में आ जाता स्टू। तो जो इन्फॉर्मेशन पास होती है वो ये टेक्स्ट पास नहीं हो रहा होता, यूआरएल के अंदर सबमिट करने के बाद डेटा में जो इन्फॉर्मेशन यानी जो वैल्यू पास होती है वो ये डेवलपर नहीं होता, बल्कि वो ये वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर जो मैंने टेक्स्ट लिखा होता है ये वाली इन्फॉर्मेशन पास होती है अगर मैं डेवलपर को सिलेक्ट करती हूँ तो इस तरीके से हम ड्रॉप डाउन्स को क्रिएट करते हैं HTML के अंदर। कुछ केसेस में हम एक खाली ऑप्शन भी क्रिएट कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर एक ऑप्शन अगर मैं लिख दूँ जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ सिलेक्ट योर ऑप्शन। इसको कर लेते हैं सेव एंड बैक जाके रिफ्रेश। तो कुछ इस तरीके से सिलेक्ट योर ऑप्शन आएगा जिसमें मेरे पास दो ऑप्शंस होंगे, स्टूडेंट एंड डेवलपर। एंड ये सिलेक्ट योर ऑप्शन यूजुअली मेरे पास जो डिफॉल्ट होता है वो पहले से आता है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट पहले से ही सिलेक्टेड आए तो मैं क्या कर सकती हूँ, ऑप्शन के अंदर पहले से सिलेक्टेड लिख सकती हूँ। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो स्टूडेंट पहले से सिलेक्टेड आएगा, उसके बाद डेवलपर को मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। पर अगर मैं चाहती हूँ कि मान लेते हैं डेवलपर पहले से सिलेक्टेड आए तो यहाँ मैं डेव के अंदर सिलेक्टेड लिख सकती हूँ और डेवलपर ऑलरेडी प्री सिलेक्टेड आएगा। तो जब भी ऑप्शंस को प्री सेलेक्ट कराना हो हम सिलेक्टेड एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। एंड इस तरीके से हम ड्रॉप डाउन्स को यूज़ कर रहे होंगे HTML फॉर्म्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इनपुट एलिमेंट के एक और स्पेशल टाइप के बारे में जो है मेरे पास रेंज इनपुट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास स्पेसिफिक ऑप्शंस नहीं होते सेलेक्ट करने के, मतलब जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना, ये स्पेसिफिक ऑप्शंस हो गए जिनको बटन की हेल्प से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। पर कभी कभी हमें रेंज की टर्म्स में वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है, जैसे 0 से लेके 100 के बीच का कोई नंबर सिलेक्ट करना है या फिर 1000 से लेके 2000 के बीच का कोई नंबर सिलेक्ट करना है। तो इतनी बड़ी रेंज के लिए हम डिफरेंट बटन स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएं और फिर बोले इनमें से एक बटन को आपको क्लिक करना है, तो वो बहुत ही ज्यादा टीडियस एंड बहुत ही ज्यादा अनफ्रेंडली प्रोसेस हो जाएगा किसी भी यूजर के लिए एंड प्रोग्रामर के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं रेंज इनपुट एलिमेंट का। अगर मैं रेंज इनपुट एलिमेंट को दिखाऊं किस तरीके का होता है तो मैं सर्च कर सकती हूँ रेंज इनपुट MDN एंड यहाँ पर इस तरीके के जो इनपुट एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कोई ना कोई रेंज में मैं कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकती हूँ, ये भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, ये भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, ये भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, इनको हम कहते हैं रेंज इनपुट एलिमेंट। अब इन एलिमेंट्स को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनपुट एलिमेंट क्रिएट करेंगे जिसका हम टाइप देंगे एज रेंज, और इसे हम कोई भी नेम दे सकते हैं जिस भी नेम के अंदर हमारी जो वैल्यू है वो पास हो जाए। एंड जो रेंज हम डिफाइन करते हैं, मतलब किस लेवल से किस लेवल तक आप वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें हम दो एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम। यानी मिनिमम क्या वैल्यू होगी, मतलब जब भी मैं अपने कर्सर को बिल्कुल इस सेटिंग पर लेकर जाऊं तो कौन सी वैल्यू पास होनी चाहिए यूआरएल के अंदर, एंड जब मैं पूरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लूं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या पास होनी चाहिए, उसको डिफाइन करने के लिए हम मिन एंड मैक्स एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या करने वाली हूँ, HTML फॉर्म के अंदर एक इनपुट एलिमेंट बनाने वाले हैं हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसका हम टाइप देंगे एज रेंज। रेंज जैसे ही मैंने टाइप दिया तो यहाँ पर मैं साथ में लिख सकती हूँ सिलेक्ट वॉल्यूम लेवल। इसको मैं लेवल बना लेती हूँ इस इनपुट एलिमेंट के लिए। इसको हम ID दे देते हैं वॉल्यूम VOL एंड इसको लिख देते हैं फॉर VOL। लेबल में लिख देते हैं सिलेक्ट योर वॉल्यूम लेवल। तो इसको एक बार करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर सिलेक्ट योर वॉल्यूम लेवल लिखा हुआ आ गया एंड यहाँ से मैं अपने वॉल्यूम के लेवल को सिलेक्ट कर सकती हूँ और इस वैल्यू को कर सकती हूँ सबमिट। तो अभी तो सबमिट करने पर कुछ आया नहीं, बट जैसे ही मैं रेंज डिफाइन कर दूंगी, मतलब मैं मिनिमम वैल्यू मान लेते हैं, मिनिमम वॉल्यूम हो सकती है 0 एंड मैक्सिमम वॉल्यूम जो मेरे पास है वो हो सकती है 100। अब अगर इसे सेव करके मैं रिफ्रेश करूं एंड 0 लेवल की मैं वॉल्यूम सबमिट करूं तो अभी भी मेरे URL के अंदर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कोई नेम डिफाइन नहीं किया। मैं अपने इनपुट के लिए एक नेम डिफाइन करने वाली हूँ विच इज इक्वल टू माई वॉल्यूम। इसको अब कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। अब अगर मैं 0 लेवल पर जाकर सबमिट करूं तो यहाँ पर मेरे URL के अंदर वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 मेरे पास डिस्प्ले होकर आएगा। वहीं पर अगर मैं पूरी रेंज सिलेक्ट कर लूं और इसको सबमिट करूं तो अब वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 आएगा। मैं चाहती तो इस रेंज को 10 से लेकर 100 भी कर सकती थी। इस केस में अगर मैं रिफ्रेश करूं और मैं बिल्कुल
0 पर लेकर जाऊं, मतलब मिनिमम पर लेकर जाऊं, तो उस केस में सबमिट किया तो वॉल्यूम 10 ही आएगी, क्योंकि इसकी मिनिमम जो वैल्यू है इस रेंज की वो 10 के इक्वल है। तो इस तरीके से हम रेंज की फॉर्म में डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट होता है विच इज माई स्टेप एट्रीब्यूट। स्टेप एट्रीब्यूट की फॉर्म में अगर मैं रेंज को वापस से 0 से लेकर 100 पर जाऊं, तो स्टेप में अगर मान लेते हैं मैंने 10 किया और अब मैं इसे रिफ्रेश करूं, तो जब भी अब मैं अपने वॉल्यूम के लेवल्स को बढ़ाऊंगी तो हमेशा वो 10 की टर्म्स में बढ़ेगा। पहले 10 की टर्म्स में बढ़कर 10 होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 होगा, फिर 40 होगा, इस तरीके से बढ़ेगा। तो अगर मैं सिर्फ एक बार बढ़ाऊं अपने वॉल्यूम के लेवल को और उसको सबमिट करूं, तो मेरे पास वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 आएगा। यहाँ पर वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 आएगा। वहीं पर अगर मैं इसे 2 बार बढ़ाती तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 20 आता। तो वॉल्यूम किस तरीके से बढ़ रही है, कितने स्टेप्स में बढ़ रही है, 10 के स्टेप्स में बढ़ रही है। तो इस तरीके से अगर हम चाहते हैं कि कोई फिक्स्ड वैल्यू की टर्म्स में ही मेरा डेटा बढ़े रेंज के अंदर, तो हम वहां पर स्टेप एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि पहले से बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू सेट होकर आए, तो उसके लिए हम वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं कि मैं चाहती हूँ कि पहले से ही मेरी जो रेंज है वो 70 पर सेट हो। तो यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू 70 एट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। तो ये जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी 70 लेवल पर सेट है। इसको मैं बिना चेंज किए अगर सबमिट करूं तो ये आएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 70। और अगर अभी से मुझे चेंज करना है तो मैं इसे बढ़ाकर 100 तक भी लेकर जा सकती हूँ, तो वॉल्यूम 100 के इक्वल हो जाएगी। पर बाय डिफॉल्ट जब भी फॉर्म खुलेगा वो हमेशा 70 रहेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई मिनिमल लेवल ऑफ वॉल्यूम मुझे सेट करके ही रखना है अपने फॉर्म के अंदर, या किसी भी और रेंज में कोई इनिशियल वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए, तो उसको हम वैल्यू एट्रीब्यूट की हेल्प से सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से रेंज एक और इनपुट एलिमेंट है जिसको हम फॉर्म्स के अंदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट जिसको हम पढ़ रहे होंगे ये है मेरा टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। यानी मैं एक टेक्स्ट एरिया को क्रिएट कर सकती हूँ अपने फॉर्म के अंदर। इनका काम होता है बेसिकली टेक्स्ट को इनपुट लेना। यूजुअली किसी भी फॉर्म के अंदर अगर कोई फीडबैक लिया जाता है, या फिर आपके कमेंट्स लिए जाते हैं, या फिर बहुत सारा अगर मुझे कोई पैराग्राफ लिखवाना है या बहुत बड़ा सा पैसेज लिखवाना है, तो उसके लिए मैं एक टेक्स्ट एरिया एलिमेंट को यूज कर रही हूँ। टेक्स्ट एरिया एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए हम एक टेक्स्ट एरिया टैग को यूज करते हैं, जिसको हम एक आईडी दे देते हैं, एंड इसी के साथ अटैच करते हुए हम इसका लेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया दिखता कैसा है उसके लिए हम एक बार क्रिएट कर लेते हैं इसे। यहाँ पर एक लाइन का हम गैप दे देते हैं। मैं क्रिएट करने वाली हूँ एक टेक्स्ट एरिया। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके का ये जो टेक्स्ट के लिए जो बहुत सारी स्पेस बनी है, इसी को हम टेक्स्ट एरिया कहते हैं। तो बहुत सारा टेक्स्ट है, बहुत सारी मल्टीपल लाइंस है, जिसको हम बार बार ऐड करके यहाँ पर और टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। अब इसी टेक्स्ट एरिया के अंदर मैं एक लेबल भी ऐड कर सकती हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर मैंने लेबल ऐड किया, टेक्स्ट एरिया को हम आईडी दे देते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मुझे फीडबैक लेना है यूजर का, तो लेबल फॉर फीडबैक, प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक। इस तरीके से हम एक लाइन लिख सकते हैं। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक, एंड यहाँ पर इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। इस तरीके से हम कुछ टाइप करके सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करेंगे, वो यूआरएल के अंदर नहीं जा रहा, इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि अभी तक मैंने नेम एट्रीब्यूट नहीं दिया। जैसे ही मैं टेक्स्ट एरिया को नेम एट्रीब्यूट दे दूंगी, विच इज माई फीडबैक। इसको कर लेते हैं सेव एंड दोबारा से रिफ्रेश। इट वॉज गुड अगर मैंने लिखा, और अब मैं सबमिट करती हूँ तो ये फीडबैक में सारा का सारा टेक्स्ट चला जाएगा। किस फॉर्मेट में जाता है वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट वॉज गुड तीनों जो वर्ड्स हैं, और ये %21 बेसिकली एक्सक्लेमेशन को इसने परसीव किया उस तरीके से फॉर्म चेंज करके। पर जो भी मैंने लिखा था उस टेक्स्ट एरिया के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें मेरे फॉर्म के डेटा के अंदर सबमिट हो रही हैं। अब ये जो साइज होता है टेक्स्ट एरिया का, ये बाय डिफॉल्ट 2 रोज एंड 10 कॉलम्स के बराबर होता है, पर इसको हम चेंज भी कर सकते हैं रो एंड कॉलम एट्रीब्यूट की हेल्प से। मान लेते हैं मुझे 5 रोज के बराबर अगर टेक्स्ट एरिया चाहिए, तो मैं लिखूंगी रोज इज इक्वल टू 5। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अभी टेक्स्ट एरिया मेरे पास बड़ा होकर आ गया है। उसी तरीके से अगर मुझे कॉलम्स बहुत सारे चाहिए, तो मैं लिखूंगी कॉलम्स कॉल्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं 100 के बराबर अगर मुझे चाहिए। इसको करते हैं रिफ्रेश, तो ये और बड़ा एंड और लंबा हो गया। इससे बड़ा अगर मुझे साइज चाहिए होता है, तो उसके लिए मुझे रोज एंड कॉलम्स नाम के एट्रीब्यूट यूज करने पड़ते हैं रीसाइज करने के लिए। अभी के लिए हम रीसाइज नहीं करने वाले, अभी के लिए क्या करेंगे, इसको इतना ही रखेंगे। एंड मैं चाहूँ तो इसके अंदर प्लेस होल्डर भी ऐड कर सकती हूँ। जैसे मैं लिख सकती हूँ प्लेस होल्डर राइट योर फीडबैक हियर। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो राइट योर फीडबैक हियर, एंड यहाँ पर दिस इज माई फीडबैक। तो इस तरीके से
प्लेस होल्डर भी आ जाएगा एंड ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे फॉर्म के अंदर सबमिट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ दिस टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है रिक्रिएट द फॉलोइंग फॉर्म विद सूटेबल एलिमेंट्स एंड इनपुट टैग्स। अभी तक हमने बहुत सारे इनपुट टाइप्स पढ़ लिए हैं, बहुत सारे फॉर्म के एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं, तो काफी सारी इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास है एंड ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी प्रैक्टिस क्वेश्चन है। एक बार अपने फॉर्म को देखते हैं। यहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऊपर लिखा हुआ है, इसको सिंपली H1 H2 H3 किसी भी फॉर्म में हम ऊपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख सकते हैं। एनालाइज करते हैं कौन कौन से इनपुट टाइप्स हमें दिए हुए हैं। ये जो है फर्स्ट नेम कुछ दिया हुआ है, ये एक सिंपल टेक्स्ट इनपुट है। यहाँ पर ये लास्ट नेम भी एक सिंपल टेक्स्ट इनपुट है, दोनों सेम लाइन के ऊपर है। ये मुझे पता है, ये मुझे एक ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। कैसे पता ड्रॉप डाउन दिया हुआ है? क्योंकि यहाँ पर एक एरो सी मुझे दिखाई दे रही है और अभी हमने ड्रॉप डाउन्स के अंदर ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करते हैं HTML में, सिलेक्ट टैग की हेल्प से करते हैं। सिलेक्ट टैग और उसके अंदर हम डिफरेंट ऑप्शंस देते हैं। अब यहाँ पर प्लीज सिलेक्ट जेंडर लिखा हुआ है, तो एक ऑप्शन तो मेल है, तो अज्यूम कर लेते हैं एक ऑप्शन मेल हो जाएगा, एक ऑप्शन फीमेल हो जाएगा, एक ऑप्शन हम अदर्स दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम ड्रॉप डाउन के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे क्या है, नेक्स्ट लाइन पे डू यू अग्री टू ऑल टर्म्स ऑफ सर्विस, और यहाँ पर मुझे एक चेक बॉक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे पता है थर्ड लाइन में मुझे एक चेक बॉक्स को क्रिएट करना है एंड लास्ट में मेरे पास एक रजिस्टर नाम का बटन है। तो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को हम यूज कर रहे होंगे। एक है टेक्स्ट इनपुट, एक है मेरा ड्रॉप डाउन, एक है मेरा चेक बॉक्स, एक है मेरा बटन। तो एक एक करके इन सबको हम क्रिएट करने वाले हैं। सबसे ऊपर तो हेडिंग लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो अपने classroom.html फाइल के अंदर हमने पहले जितना भी फॉर्म लिखा हुआ है उसको एक बार मैं करने वाली हूँ डिलीट। सबसे पहले तो एक H3 हेडिंग में बनाने वाली हूँ, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऊपर आ गया। अब हम एक्चुअली एक फॉर्म को जाकर क्रिएट करेंगे। इसको क्रिएट कर लेते हैं फॉर्म। इसमें एक्शन डिफाइन कर लेते हैं, एक्शन इज इक्वल टू स्लैश एक्शन। सबसे पहली चीज जो हम क्रिएट करने वाले हैं वो है 2 इनपुट एलिमेंट्स जो टेक्स्ट टाइप के होंगे, क्योंकि मुझे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को इनपुट लेना है। तो एक इनपुट, इनफैक्ट एक डिव के अंदर इनको मैं ऐड कर देती हूँ। पहले बना लेती हूँ इनपुट टाइप इक्वल्स टेक्स्ट। इसके अंदर प्लेस होल्डर भी मुझे दिखाया हुआ है, तो प्लेस होल्डर के अंदर मैं फर्स्ट नेम ऐड कर देती हूँ। इसको कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश किया तो ये फर्स्ट नेम मेरे पास आ गया। एंड क्योंकि हमने पहली बात कर ली है कि हर एक इनपुट एलिमेंट के साथ हमेशा उसका नेम एट्रीब्यूट जरूर होना चाहिए, तो नेम में मैं इसको एफ नेम दे देती हूँ, विच इज बेसिकली फर्स्ट नेम। इसी सेम तरीके से एक और इनपुट क्रिएट कर लेते हैं, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, प्लेस होल्डर में अब आ जाएगा लास्ट नेम और इसको एल नेम दे देते हैं। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो ये फर्स्ट नेम आ गया, ये लास्ट नेम आ गया। तो फर्स्ट लाइन को हमने कर लिया है क्रिएट। नेक्स्ट डिव के अंदर क्या करेंगे, नेक्स्ट डिव के अंदर तो ड्रॉप डाउन के लिए पहले तो सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट, इसको नेम हम दे देते हैं जेंडर, इसको आईडी भी दे देते हैं हम जेंडर। एंड ये सिलेक्ट के अंदर हम ऑप्शंस देने वाले हैं। ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर मेल आ गया, सेकंड ऑप्शन के अंदर हम इसे फीमेल कर देते हैं, थर्ड ऑप्शन के अंदर इसको हम अदर्स कर देते हैं। और साथ के साथ जैसे ही ऑप्शंस है, बट ऑप्शन से जब भी डेटा सबमिट करेंगे तो वैल्यू पता नहीं चलेगी, इसीलिए अलग से मुझे एक वैल्यू एट्रीब्यूट डिफाइन करना पड़ेगा, जिसमें मैं m लिखने वाली हूँ, इसमें मैं वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर f लिखने वाली हूँ, इसमें मैं वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर, क्योंकि वैल्यू एट्रीब्यूट छोटा भी हो सकता है, o लिखने वाली हूँ। अब साथ के साथ मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है इस ड्रॉप डाउन के साथ, तो उसके लिए एक लेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट के लिए मैं एक लेबल क्रिएट कर रही हूँ, फॉर विच आईडी, फॉर माई जेंडर आईडी, तो यहाँ पर जेंडर लिख देते हैं। टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा है, लेबल के अंदर, लेबल के अंदर लिखा है प्लीज सिलेक्ट जेंडर। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो ये प्लीज सिलेक्ट जेंडर मेरे पास आ गया। ड्रॉप डाउन में मेल आ गया, फीमेल भी चूज कर सकते हैं, अदर्स भी चूज कर सकते हैं। इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस मेरे पास आ गए। अब देखते हैं अपनी थर्ड लाइन को। थर्ड लाइन में मुझे क्रिएट करना है एक चेकबॉक्स, तो दोबारा से एक डिव के अंदर इस इंफॉर्मेशन को डाल देते हैं। तो चेकबॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं अपना क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, डू यू अग्री टू ऑल टर्म्स ऑफ सर्विस। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक इनपुट एलिमेंट हम क्रिएट करेंगे जिसके टाइप पे हम लिखने वाले हैं चेकबॉक्स। इसको एक आईडी दे देते हैं,
ID इज इक्वल टू टर्म्स ऑफ सर्विस अंडरस्कोर अग्री करके कुछ ID हम इसको दे देते हैं, एंड यही सेम चीज इसके नेम में हम दे देते हैं। तो ये मेरा एक चेकबॉक्स क्रिएट हो गया, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ एक चेकबॉक्स आ गया, इसके साथ लेबल भी दे देते हैं, येस आई अग्री करके। तो लेबल दे देते हैं, लेबल फॉर माई टर्म्स ऑफ सर्विस अंडरस्कोर अग्री, और लेबल के अंदर लिख देते हैं येस आई अग्री। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो जैसे ही मैं येस आई अग्री पर क्लिक करूंगी वैसे ये चेक हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो अनचेक हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने फॉर्म की थर्ड लाइन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड फोर्थ में लास्ट में क्या बचा है, एक सबमिट बटन। एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, एंड बटन के अंदर सबमिट की जगह मेरे पास है रजिस्टर। पर काम इसका वही होगा कि काम ये सबमिट ही करेगा, सबमिट कर देगा इस स्लैश एक्शन को, सारा का सारा फॉर्म का डेटा। यहाँ पर मुझे रजिस्टर लिखना है, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो नोटिस करेंगे तो पूरा का पूरा डिट्टो वैसे का वैसा फॉर्म हमारे पास तैयार हो गया जैसी हमें इमेज दी थी। यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट नेम लिख सकती हूँ, जॉन डो, इस तरीके से कोई भी रैंडम नेम, फीमेल, येस आई अग्री एंड रजिस्टर। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने दी थी वो पास हो जाएगी। एफ नेम इज इक्वल टू जॉन, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉन हो गया, लास्ट नेम इज इक्वल टू डो हो गया। जेंडर के अंदर मैंने फीमेल सेलेक्ट किया है तो एफ दिखाई दे रहा है। टर्म्स ऑफ सर्विस में मैंने चेक किया था तो ये ऑन दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से मैं एक फॉर्म बना सकती हूँ, उसका जो जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, अभी के लिए गेट रिक्वेस्ट जाती है तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे URL के अंदर डिस्प्ले होती है। तो हमें जितने भी फॉर्म्स बनाने हैं वो इसी मैनर में बनाने हैं। तो अभी तक फॉर्म्स के अंदर हमने बहुत सारे एलिमेंट्स को पढ़ा है, एंड सारी की सारी चीजें जो फॉर्म्स के अंदर HTML के अंदर इंपॉर्टेंट होती है उनको एक तरीके से अभी तक हम कवर कर चुके हैं। इन्हीं चीजों को हमें और प्रैक्टिस करना है, इन्हीं पर बेस्ड हमें और असाइनमेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एंड इन्हीं को टाइम के साथ हम जितना भी यूज करेंगे उतना ही हमें याद होती रहेंगी।